हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए क्योंकि हम आपके लिए रिबॉर्न से जुड़ी और रोमांटिक एडवेंचरस कहानियाँ लगातार लाते रहेंगे। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। ओले थर्ड, मिस हेलियन ने पहले ही अपना हाथ बढ़ा दिया है। कैसा रहेगा अगर आप फूल वापस ले लें? आखिरकार यह चेरी ब्लॉसम वास्तव में कोई छोटी बात नहीं है। महारानी मुरोग ने बेली जियाजू का सामना किया और बातचीत के लहजे में कहा, सौभाग्य से इस बच्चे वेई वेई के पास अच्छा सामान्य ज्ञान है और वह समझता है कि आपने पहले कभी फूल उपहार महोत्सव में भाग नहीं लिया है, इसलिए आप सफेद चेरी ब्लॉसम का अर्थ नहीं जानते हैं। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने वेई वेई की ओर देखा और ईमानदारी से मुस्कुराते हुए कहा, सही है वेई वेई। हाँ। वेई वेई ने आगे बढ़कर बेली जियाजू का सामना करते हुए एक कदम उठाया और सुरुचिपूर्ण ढंग से और खुले दिमाग से कहा, तीसरा राजकुमार, अगर आप इस फूल को किसी और को उपहार में देते हैं तो कैसा रहेगा? उससे शादी करने का विचार निश्चित रूप से उसके मन में नहीं आया था। इसके अलावा उनके दृष्टिकोण से उन्होंने जिससे भी शादी की सब वैसा ही था, है न? उसने पहले ही सुना था कि सेवानिवृत्त सम्राट ने पहले ही तीसरे राजकुमार पर अनगिनत बार शादी करने का दबाव डाला था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि थर्ड प्रिंस की नजर में कभी कोई महिला नहीं थी। इसीलिए सेवानिवृत्त सम्राट को इस तरह की व्यवस्था करनी पड़ी और उन्हें फूल उपहार महोत्सव में सीधे एक पत्नी का चयन करना पड़ा। बस उन्होंने रिटायर सम्राट का सामना किया और एक शर्त रखी। वह हालत क्या थी, यह कोई नहीं जानता था। किसी भी मामले में उनका जीवन साथी चुनना भी सेवानिवृत्त सम्राट की मांगों के जवाब में ही था। उनके दृष्टिकोण से महिलाओं के बीच मौलिक रूप से कोई अंतर नहीं था। वे अधिकतम यही कर सकते थे कि उसकी मौजूदा दुविधा को सुलझाने में उसकी मदद करें। उसने उसे क्यों चुना? शायद इसका कारण यह भी था कि वह सेवानिवृत्त सम्राट के साथ अभिनय कर रहा था। उसका मानना कि वह उसे फूल उपहार में देने के लिए भी तैयार नहीं था। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि वह इतनी बेवकूफ और असहनीय रूप से बदसूरत थी, तो परिणाम स्वरूप वह सेवानिवृत्त सम्राट को बुरे मूड में नहीं डाल पाता। उन्होंने ऐसे शब्दों से लोगों को चौंकाया नहीं होगा। शायद उसे अभी से ही इसका पछतावा हो रहा है। वेई वेई ने मजाकिया ढंग से अपने मुंह के कोनों को मोड़ा, मुस्कुराते हुए बेली जिया जुए की ओर देखा। वह उसके लिए दूसरा विकल्प चुनकर बहुत खुश थी। दरअसल वे कुलीन युवा लड़कियां सपने में भी उससे शादी करना चाहती थी, खासकर हेलियन जियोइर। यह फूल नहीं चाहिए। बेली जियाजू के सेक्सी पतले होठों पर एक चाप लटका हुआ था जो एक मुस्कुराहट थी, लेकिन मुस्कुराहट नहीं थी, उसका तरीका ठंडा था। ऐसा लग रहा था जैसे सर्दियों में चलने वाली उत्तरी हवा, एक ठंड जो हड्डियों में प्रवेश करती है। उसके पीछे खड़े होकर छाया का शरीर अकड़ गया। वह जानता था कि मास्टर नाराज हो गए हैं। महामहिम जैसा व्यक्ति जब क्रोधित होता था तो मुस्कुराने के लिए और भी अधिक प्रयास करता था। उस तरह की मुस्कुराहट में ठंडक थी जो हड्डी तक घुस गई, जिससे लोग कांप उठे। बहुत समय हो गया जब उसने मास्टर को बोलने के लिए इस स्वर का उपयोग करते हुए सुना। लेकिन इस बार मास्टर सचमुच क्रोधित थे। महामहिम के क्रोध के परिणाम। छाया ने इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की। महामहिम के तरीके कभी भी नर्म नहीं रहे। कभी कभी वे इतने क्रूर होते थे कि असामान्य रूप से क्रूर हो जाते थे। उसने लापरवाही से व्यवहार किया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसमें गुस्सा नहीं था। हेलियन परिवार की सबसे बड़ी बेटी ने वास्तव में मास्टर के पंख फड़फड़ा दिए थे। जो चीज अवांछित है, उसका फिर क्या मूल्य हो सकता है? बेली जियाजू ने सबकी घूरती आंखों के नीचे बोलना जारी रखा। उसने अपनी उंगलियां हिलाई। उसकी बर्फ जैसी ठंडी हड्डियां कंपा देने वाली आवाज के बाद सफेद चेरी के फूल को उसके हाथ की हथेली में थोड़ा थोड़ा करके गूंधा गया और उसके द्वारा उसे बारीक पाउडर में बदल दिया गया। आसपास की आवाजें तुरंत बंद हो गईं। साम्राज्य ने उसके चेहरे के उस तरफ देखा जो इतना गंभीर और कठोर था कि हिमाक बिंदु तक पहुंच गया था, और उसके दिल की गहराई थकंप के अलावा कुछ नहीं कर सकी। उन गहरी पैनी आंखों को इतनी अच्छी तरह से ठंडा देखकर कि उनमें जरा सा भी तापमान न हो, वह वास्तव में यह पता लगाने में असमर्थ थी इस समय वह दुनिया में क्या सोच रहा है। उस वर्ष साम्राज्य को इतना दबाव भी महसूस नहीं हुआ था जब वह अपनी जन्म देने वाली मां के साथ व्यवहार कर रही थी, फिर भी अक्सर जब वह उसे देखती थी तो उसे हमेशा एक भय महसूस होता था। वेई वेई ने उसकी ओर देखते ही भौहें चढ़ा ली, उसकी आंखें थोड़ी ऊपर उठी। उनके इन शब्दों का मतलब क्या है? बेली जियाजू ने पहले की तरह एक क्लासिक काला वस्त्र पहना था। उसकी उंगलियों से बंधी काली जेड अंगूठे की अंगूठी के अलावा स्पष्ट रूप से कोई अन्य अनावश्यक आभूषण नहीं था। उसकी त्वचा पर रात जैसे गहरे रंगों ने बर्फ जैसी ठंडी सुंदरता को और भी अधिक जोड़ दिया।
सन्नाटे में उसके बहुत लंबे गहरे काले लहराते बाल बिना किसी जगह से हटे बड़े करीने से उसकी कमर तक फैले हुए थे। उनकी संपूर्ण विशेषताएं चांदनी रात की तरह थी, ठंड और ठंड, जिससे लोग कांपने से बच नहीं सकते थे। वे अपनी नजरें हटाना चाहती थी, लेकिन उसकी हरकतें उससे भी तेज थीं। अचानक उसने पहले ही उसकी बांह को मजबूती से खींच लिया था। उसकी लंबी और पतली उंगलियों ने उसकी ठुड्डी को ऊपर की ओर पकड़ लिया और उसे सीधे उसकी आंखों में देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वे आंखों की एक जोड़ी थी, सर्दियों की धारा की तरह बर्फ जैसी ठंडी, गहरी और शांत, एकांत, बिल्कुल एक अथाह प्राचीन कुएं की तरह। एक बार जब इसका सामना हो जाता है तो व्यक्ति भीतर ही भीतर गहराई तक फंस जाता है। ऐसा लग रहा था कि यह अनुमान नहीं था कि वह अपने तरीके से कार्य करेगा। एक पल में मुख्य हॉल के भीतर एक के बाद एक खींची जा रही हवा की तरंगित ध्वनियां गूंज उठी। हेलियन जियो एयर का मूल रूप से पीला और रंगहीन चेहरा एक सेकंड के लिए ऐसा लग रहा था मानो उसमें से हवा खींच ली गई हो। उसने सफेद रुमाल को कसकर अपने हाथों में पकड़ लिया। होठों के उस जोड़े को तब तक काटा गया जब तक कि उनमें से लगभग खून नहीं निकल गया। और यहां तक साम्राज्य को भी इस पर विश्वास नहीं हुआ क्योंकि उसकी आंखें खुली हुई थी। फिर भी बेली जियाजू की अभिव्यक्ति वास्तव में उदासीन थी, ऐसा अभिनय कर रही थी मानो कोई और आसपास नहीं था। फिर दोनों लोगों ने एक दूसरे को इस तरह आमने सामने देखा। उस पल ऐसा लगा मानो हवा भी रुक गई हो। 10,000 ध्वनियों के भीतर मौन। वेई को अचानक एक प्रकार का भ्रम हुआ और उन्हें लगा कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच केवल दो लोग बचे हैं, वे दो, वह और वह। उसका दिल अनियंत्रित रूप से धड़क रहा था और उछल रहा था, एक धड़कन चूक गई। आखिर यह आदमी क्या करने की सोच रहा था? क्या आप मेरी पत्नी नहीं बनना चाहती? वे चकित हो गए और उन्होंने शिष्टाचार और रीति रिवाजों के अनुसार उत्तर दिया, यह आम आदमी हिम्मत नहीं करेगा। हिम्मत नहीं होगी। वह गहराई से हंसा, उसके हाथ की ताकत को बिल्कुल भी छोटा नहीं माना जा सकता था, इस हद तक कि इसने एक व्यक्ति को एक प्रकार का खतरनाक कर दिया जो हड्डी तक ठंडा था। वे यह समझ पाने में असमर्थ थी कि वह उसके शब्दों को क्यों दोहराएगा। फिर उसने उसे अपने कान के पास गहरी आवाज में यह कहते हुए सुना, इस दुनिया में तुम अब भी क्या करने की हिम्मत नहीं करोगे। वह वास्तव में उसके साथ यह रिश्ता बिल्कुल भी नहीं रखना चाहती थी। उस तरह का झूठ भी बोलना। सचमुच वह एक मेमना था जिसे पूरी तरह से प्रशिक्षित नहीं किया गया था। वे ने भी अपनी आंखें सिकोड़ ली। पूरे समय वह बचती रही और इस आदमी को उत्तेजित नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मास्टर ने पहले ही उसे बता दिया था, चाहे वह किसी को भी उकसाए, इस आदमी को उत्तेजित मत करो। उसने निश्चित रूप से यह नहीं सोचा था कि वह केवल एक औपचारिकता के रूप में आई थी, फिर भी अंततः उसके द्वारा चुन ली गई। अब इस समय उनकी अभिव्यक्ति से वे का शरीर थोड़ा सख्त होने से बच नहीं सका। कुछ दिनों तक संपर्क में रहने के बाद उसने उसकी अलगाव और दूरदर्शिता को देखा, बिल्कुल पृथ्वी पर एक देवता की तरह, शुद्ध और महान। उसने उसे तब भी देखा था जब वह नशे में था, अकर्मण्य था और राक्षसी रूप से जादू कर रहा था। फिर भी वह कल्पना नहीं कर सकती थी कि एक बार जब यह लड़का क्रोधित हो गया, तो वह आश्चर्यजनक रूप से इतना भयावह हो सकता है। शायद यही सचमुच उनका मौलिक चरित्र था। बात सिर्फ इतनी है कि उन्होंने आमतौर पर इसे बहुत अच्छी तरह से छुपाया, इतनी अच्छी तरह से कि व्यवहारिक रूप से हर कोई थर्ड प्रिंस को एक अतुलनीय रूप से शुद्ध और महान पवित्र व्यक्ति मानता था, जिसकी विचारधारा के भीतर न तो कोई खुशी थी और न ही कोई गुस्सा। हालांकि आज उसे उसका गुस्सा बर्फ की बारिश की तरह महसूस हुआ था, जो किसी व्यक्ति को सिर से पांव तक जमा सकता है, यहां तक कि पूरे शरीर का खून भी जम सकता है। मेरे चयन के संबंध में बिना सोचे समझे टिप्पणियां कर रहा हूं। उसकी झुकी हुई आंखों ने वेई को ध्यान से देखा, ठंडी आंखों की उस जोड़ी के भीतर अत्यधिक संयम और दुनिया को जीतने और उस पर कब्जा करने का दमनकारी दृढ़ संकल्प था। हालांकि उनके स्पष्ट और ठंडे शब्द चुनने की शक्ति को अपने हाथ की हथेली में रखने के समान थे। मुंह पर तमाचा। बेली जियाजू ने अपना हाथ थोड़ा खोला। उसके हाथ में सफेद चेरी का फूल पाउडर के टुकड़ों में टूटकर लगातार नीचे गिर रहा था, जिससे हर कोई बुरी तरह कांप रहा था। वे भी क्रोधित हो गए, उसके गुस्से ने उसकी आंखों में आग ला दी। क्या उसने बिना सोचे समझे टिप्पणी की? उसने बस उसे कोई उत्तर नहीं दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे मना करने का मौका ही न दिया गया हो? यह सुनने के बाद हेलियन जियो एयर के मुंह के कोनों में आने वाली आपदा के संकेत पर खुशी थी। वह महज एक फूहड़ थी, बेहद शर्मनाक तरीके से महामहिम के साथ इस तरह खड़ी थी। क्या यह सीधे तौर पर मौत को दावत देना नहीं था? हाँ, उसकी सही सेवा की। वह वास्तव में देखना चाहती थी, इस बार यह फूहड़ अब भी कैसे बच सकती है।
वेई वेई जानती थी इस समय हर कोई उसका मजाक बनते देखने का इंतजार कर रहा था। हालांकि उससे अपने चेहरे पर तमाचा मारने के लिए कहा जा रहा है। क्षमा मांगना? बिल्कुल नहीं। अगर सबसे बुरी स्थिति आ जाए तो वह पूरी ताकत लगा देगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि व्हाइट अकादमी में कितने विशेषज्ञ थे, वह फिर भी भागने का रास्ता खोल देगी। जैसे कि अंततः उसके शरीर में फैलने वाली जानलेवा आत्मा के जवाब में, युआन मिंग ने दिव्य सीमा अंतरिक्ष के भीतर से अपनी आंखें खोली, यहां तक अंधेरे भ्रम अंतरिक्ष के भीतर की सफेद बिल्ली को भी जगाया। हेलियन वेई वेई के शरीर के पीछे दो धुंधली स्पष्ट छायाएं उभरने की योजना बना रही थी। लेकिन देखा कि बेली जियाजू ने अपने हाथ की हथेली को हिलाया, उसे उसकी कमर पर गिरा दिया और थोड़ा धक्का दिया। उसके शब्दों का स्वर भारी था, जहां तक बात है तब तक प्रतीक्षा करें जब तक मैं आपको बाद में सुलझा नहीं लेता। वे शांत हो गई और अपनी जानलेवा आभा वापस ले ली। जब उसने उसकी ओर देखा तो उसकी जोड़ी आंखों में थोड़ा भ्रम था। क्या ऐसा हो सकता है कि जिस व्यक्ति के बारे में उसने कहा था कि उसे अपने मुंह पर थप्पड़ मारना चाहिए, क्या वह नहीं थी? लेकिन बाद में उसे सुलझा लेने से उसका क्या मतलब था? वे मदद नहीं कर सकी लेकिन अपनी आंखें घुमाना चाहती थी। वह यह भी कह सकता है कि वह उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। वह वास्तव में अभी अभी अपनी और महारानी की टीम वर्क को भूल गई थी, एक बोल रहा था, दूसरा समर्थन कर रहा था। वह जितना बुद्धिमान था उसके लिए इसे चूकना असंभव था। वह ऐसी व्यक्ति नहीं थी जिसे आसानी से बरगलाया जा सके। इससे भी अधिक, वह ऐसी व्यक्ति नहीं थी जो यह बर्दाश्त करती थी कि दूसरे लोग उसके काम पर ध्यान दें। वह एक राजकुमार था, क्या वह कुछ ज्यादा ही संकीर्ण सोच वाला नहीं था? वह जो कहा गया था उसके साथ चलने के लिए केवल कुछ शब्द कह रही थी। क्या वह इतना निर्दयी होने की हद तक जाएगा? इसके अलावा इस घटना में कि उनके मुंह पर थप्पड़ मारने वाला व्यक्ति वह नहीं था। फिर वेई ने ऊपर देखा, महारानी की दिशा की ओर मुड़ी और दूसरी ओर देखा। उसने केवल दूसरे पक्ष का बिल्कुल पीला चेहरा देखा, मानो लगभग बेहोश होने को तैयार हो। महारानी मुरोग ने अपने हाथों को कसकर पकड़ रखा था, उनका लंगड़ा शरीर कुर्सी के खिलाफ झुका हुआ था। बेली जियाजू की अभिव्यक्ति को देखकर एक ठंडक मदद नहीं कर सकी लेकिन उसके दिल के नीचे से फैल गई। लेकिन इस तरह की स्थिति में उसे लगा, महारानी, आप पहले आगे बढ़ें। जिसने अभी तक कुछ नहीं कहा था, सेवानिवृत्त सम्राट ने अपना मुंह खोला और हंसा, ही। क्या आप नहीं जानते कि इस बच्चे का स्वभाव कैसा है? फिर भी आप हमेशा ऐसे ही हैं, हस्तक्षेप करने की इच्छा रखने में अभिमानी। एक साम्राज्य के रूप में एक साम्राज्य का उचित आचरण होता है। जब तक आप हरम को अच्छी तरह से प्रबंधित करते हैं तब तक वह चलेगा। निर्णय राजकुमारों को लेना है, फिर भी आप बिना अनुमति के इस तरह से हस्तक्षेप करते हैं। क्या आप चाहते हैं मुरोग प्रिंस की हवेली को भी जिम्मेदारी निभानी होगी? जो कहा गया उसे सुनने के बाद महारानी मुरोग की पीठ तेजी से कठोर हो गई। हाँ, के अलावा वह और क्या कहने का साहस कर सकती थी? उसकी इच्छा पर महल की दाहिनी और बाईं ओर की नौकरानियां उसके साथ गईं और उसके जाते समय उसे सहारा देने के लिए अपनी बाहें फैला दी। वास्तव में सेवानिवृत्त सम्राट ने महारानी मुरोग की ओर से अपना मुंह बिल्कुल भी नहीं खोला। वह नहीं चाहते थे कि किसी भी अन्य मामले से बेली जियाजू की पत्नी के चयन पर असर पड़े। उसे अब लगभग संदेह हो गया था कि उस छोटे से बदबूदार व्यक्ति ने उसे परेशान करने के लिए जानबूझकर इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। स्वाभाविक रूप से इसका कारण यह था कि वह सही ढंग से जीवनसाथी का चयन नहीं करना चाहता था। जितना अधिक सेवानिवृत्त सम्राट ने इसके बारे में सोचा, उतना ही अधिक उन्हें लगा कि यह एक संभावना है। कुचला हुआ महसूस करते हुए उसने अपने मसूड़ों को चबा लिया। जब उसने फिर से अपना सिर उठाया तो वह पहले से ही एक बुजुर्ग व्यक्ति की तरह लग रहा था जो सभी चीजों में शांति रखता था। ओले थर्ड, आपके बोलने का तरीका बहुत उग्र है। देखो हेलियन परिवार की बेटी आपसे कितनी डर गई है। वेई ने यह सुनने के बाद लगातार अपना सिर हिलाया। यह सही है, वह उससे पूरी तरह डर गई थी। इस बात पर सहमति हुई है कि वह केवल प्रस्ताव पारित करेगी, वह अग्रणी भूमिका कैसे बन गई। यह बस उचित अनुक्रम के बाहर काट बांटकर धोखाधड़ी करने जैसा था, ठीक है। बेली जियाजुए ने वास्तव में वेई की ओर देखा और साथ ही ठंडी मुस्कान भी दी। और उसने फिर भी सिर हिलाने की हिम्मत की। जब उसने उसकी पीठ पीछे उसके समलैंगिक होने के बारे में बात की तो उसने उसे उससे भयभीत होते हुए कैसे नहीं देखा। जब उसने बिना किसी परवाह के उसका रुमाल किसी और को बेच दिया तो उसने उसे उससे भयभीत होते हुए कैसे नहीं देखा। छोटी सी चीज के मुंह में एक भी ईमानदार शब्द नहीं था। वेई ने उसके चेहरे पर मुस्कान के भाव देखे। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसके सभी दिखावों को देख सकता है।
यहाँ तक अभी उसकी हरकतें भी उसे चेतावनी देने के उद्देश्य से थी, उसके सामने चालें मत खेलो। जाहिर है वह जीवन साथी के चयन से बेहद तंग आ गए थे। फिर उसने फिर भी उसे फूल क्यों दिया? क्या यह उस एक चीज के कारण हो सकता है? वेई वेई की आंखें चमक उठी। सबसे पहले उसके पास कोई अधिकार नहीं था। दूसरे, उसका कोई प्रभाव नहीं था। शादी के बाद अगर उसे पता भी चला कि वह समलैंगिक है तो अन्य अधिकारियों की बेटियों की तरह वह कहीं भी हंगामा नहीं कर सकती थी। उनके दृष्टिकोण से वह निस्संदेह सर्वश्रेष्ठ स्मोकर स्क्रीन थी। यदि ऐसा होता तो न केवल वह सेवानिवृत्त सम्राट के निरंतर दबाव का सामना करने में सक्षम होता, बल्कि वह अपनी बेदाग पवित्र छवि भी बनाए रख सकता था। कुटिल, बहुत कुटिल। यह बेली जियाजू बहुत कुटिल थी। चूंकि बेली जियाजुए को वह इस तरह देख रही थी, इसलिए उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वो फिर से नहीं जानता था कि यह लड़की क्या सोच रही है। हालांकि आंखों की वह जोड़ी जो पूरे समय उदासीन रही, भले ही वह गुस्से से भरी हुई हो, फिर भी उसकी किसी भी चीज की परवाह न करने से बेहतर थी। सम्मान की सीट से सेवानिवृत्त सम्राट ने नीचे के परिदृश्य को देखा, उनकी भौहें सिकुड़ गईं, फिर उन्होंने अपना हाथ उठा लिया। उनका लुक बेहद थका हुआ लग रहा था। ठीक है, पहले से ही बहुत देर हो चुकी है और मैं भी थक गया हूँ। ओलेथर, तुम रुको। उसके अलावा हर कोई आगे बढ़ता है और तितर बितर हो जाता है। एक साथी चुनने का मामला। मार्शल क्यूई ग्रैंड प्रतियोगिता के बाद तक इंतजार करना बेहतर था। चलो परिणाम आने तक इस चर्चा को स्थगित कर दें। बयान जारी किया गया था। सेवानिवृत्त सम्राट ने उसके माथे पर मालिश करने के लिए हाथ बढ़ाया। उस दौरान वह बेली जियाजुए के निर्देशन का सामना करना और देखना नहीं भूले। एक बार जब सभी ने यह सुना तो उन्हें पता चल गया कि सेवानिवृत्त सम्राट का क्या मतलब है। और कुछ नहीं तो वह कह रहा था कि आज का दिन गिनती में नहीं है। निस्संदेह हर कोई बहुत होशियार था और उसने कुछ नहीं कहा। वेई वेई की आंखों में भी खुशी की चमक थी। जाहिर है यह वृद्ध सेवानिवृत्त सम्राट अपने मामलों के संबंध में तीसरे राजकुमार से ठीक से बातचीत करना चाहता था। यह तीसरा राजकुमार वास्तव में उन सभी लोगों में से जिन्हें वो फूल दे सकता था, उसे सेवानिवृत्त सम्राट को नाराज करने के लिए ढाल के रूप में उपयोग करते हुए उसे फूल देना पड़ा। अंत में यह ठीक है। सेवानिवृत्त सम्राट सचमुच बहुत क्रोधित था और इतना क्रोधित था कि उसके होश उड़ गए। एक क्षण में जब आसपास कोई नहीं था, सेवानिवृत्त सम्राट निश्चित रूप से विस्फोट कर देंगे। हालांकि चाहे कुछ भी हुआ हो, आखिरकार वह आजाद हो गई। बिना किसी तुक या कारण के मुख्य भूमिका निभाने का यह एहसास वास्तव में थोड़ा अजीब लगा और उसके चेहरे पर मुस्कान में कैद हो गया। बेली जियाजू के पतले होंठ धीरे धीरे ऊपर की ओर मुड़े। वहां से दुष्ट शीतलता का एक छोटा सा निशान उभरा। कोई बहुत जल्दी जश्न मना रहा था। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। शिकार को पकड़ने के लिए धीरे धीरे कदम दर कदम आगे बढ़ना पड़ता था। सबसे पहले शिकार को यह सोचते हुए सांस लेने दे कि वह घेरे से बच गया है। फिर उसके भागने को रोकने के लिए फिर से एक हाथ बढ़ाएं। इसे निराश और हताश होते देखना मनोरंजक होगा। वह दुनिया में क्या करना चाहता था? टकराना। बाकी सब लोग तितर बितर हो जाने के बाद सेवानिवृत्त सम्राट का हाथ लकड़ी की मेज पर जोर से थपथपाया। उनके चेहरे पर किसी ऐसे व्यक्ति की गंभीरता थी जो हमेशा अधिकार में डूबा रहता था। उसका हाथ एक खींचे हुए ब्लेड की तरह था, उसकी ठंडी नोक और तेज धार की आभा लोगों को अपने में समाहित करते हुए चमकती थी। हैरानी की बात यह है कि पूरी लकड़ी की मेज और साथ ही टेबल टॉप पर रखी चाय और नाश्ता सभी हिल गए। सभी जानते थे कि सेवानिवृत्त सम्राट कभी भी आसानी से क्रोधित नहीं होते थे। उनकी हर मुस्कुराहट या गुस्सा हमेशा किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही व्यक्त होता था। फिर भी आज वह सचमुच गुस्से में था। उनके सबसे प्रिय पोते ने अप्रत्याशित रूप से एक बेकार व्यक्ति को चुना, जिसे पहले ही किसी ने अस्वीकार कर दिया था, जिसकी सगाई पहले ही टूट चुकी थी। इस युवा ने इस पर स्पष्ट रूप से क्यों नहीं सोचा? यदि भविष्य में उसने हेलियन वेई वेई से विवाह किया तो वह मुख्य हॉल में उस सिंहासन पर कैसे बैठ सकता था? जब वह समय आएगा तो यह निश्चित रूप से अदालत के भीतर एक बहस को जन्म देगा। निस्संदेह इससे 4 महान कुलों को उस पर कीचड़ उछालने का मौका मिलेगा। उसे विश्वास नहीं हुआ कि यह छोटा सा दुष्ट व्यक्ति इन चीजों के आर पार नहीं देख सकता। यह बच्चा जब छोटा था पहले से ही अपनी उम्र से कहीं अधिक बुद्धिमत्ता और शांतचित्ता प्रदर्शित कर चुका था। अभी तो उसका स्वयं बूढ़ा हो चुका था। शायद वह इस सर्दी को भी नहीं गुजार पाएगा। उनका वह बेटा फिर से उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। वह पहले से ही मुरोग की मंत्रमुग्ध करने वाली औषधियों लाक्षणिक भाषण का मतलब है कि वह उससे मोहित हो गया है से पूरी तरह भर चुका था और किसी भी चीज पर उसकी कोई राय नहीं थी।
अपने उस स्त्री आदि पुत्र द्वारा सिंहासन को नष्ट करने की अनुमति देने के बजाय इस छोटे से बदबूदार व्यक्ति को ताज क्यों नहीं सौंप दिया जाए। हालांकि इस महत्वपूर्ण मोड़ पर वह इतना निराश कैसे हो सकता है। यूनुच सन, जो साल भर बेली जिया जुए के साथ उनकी सेवा करता था, उसने जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की। उसने अपने हाथ में रुमाल पकड़ लिया और लगातार अपने माथे की ओर ध्यान देता रहा, और बाहर निकल रहे ठंडे पसीने को चुपचाप अपने माथे पर लगा रहा था। वह अपने दिल में सोच रहा था, मास्टर, आपको सेवानिवृत्त सम्राट को भड़काने वाली कोई बात बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए। अन्यथा यदि सेवानिवृत्त सम्राट और अधिक क्रोधित हो गए तो कुछ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटित हो सकती हैं। वह निश्चित रूप से सभी चश्मदीदों को खत्म करने का आदेश देगा। जो अंततः भाग्य से बाहर होंगे वे हमारे जैसे नौकर होंगे। आपने पहले क्या वादा किया था? बेली जियाजू ने ऐसे जम्हाई ली जैसे आसपास कोई ना हो, अपने शरीर को घुमाया और अपने कफ को सीधा किया। शांति और इत्मीनान से, हमेशा की तरह उदासीन और शालीन बने रहे। उस रूप को देखकर सेवानिवृत्त सम्राट ने क्रूरतापूर्वक अपने मसूड़ों को चबाया। यह सही है, उस समय मैं सहमत था। जब तक आप एक पत्नी चुनने के इच्छुक थे, आप किसी को भी चुन सकते थे। यह अच्छा है कि शाही दादाजी को आपका वादा याद आया। बेली जियाजू ने लापरवाही से ऊपर देखा, उसकी आवाज का स्वर उदासीन था, उसके शब्द सुस्त थे, और यहाँ मैंने सोचा कि इंपीरियल दादाजी के शब्द फिर से मायने नहीं रखेंगे। हिजड़ा सूर्य, अमिताभ बुद्ध हमारी रक्षा करें। मेरे तीसरे राजकुमार, क्या आप कुछ शब्द कम बोल सकते हैं? प्रिय पूर्वजों, मेरे भगवान। देखा नहीं कि रिटायर महाराज इतने गुस्से में थे कि उनकी दाढ़ी अभी से खड़ी हो गई है। आपने फिर भी इस तरह बोलने का साहस किया? अर्घ। सेवानिवृत्त सम्राट ने अपने हाथ में चाय का प्याला कसकर पकड़ लिया। वह इतने गुस्से में थे कि उनकी सफेद भौहें दोनों सिरों पर चिपक गईं। आप, मैं कैसे सोच सकता हूं कि आप हफ हफ चुनेंगे? आप मुझे बताएं, आप हेलियन वेई वेई को क्यों चुनना चाहते थे? उसने अकादमी की परीक्षा जीती। यह हमारे समझौते का हिस्सा था। इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। बेली जियाजुए ने भावनाहीन होकर बात की, जैसे कि वह केवल एक तथ्य की घोषणा कर रहा हो। दुर्भाग्य से, इस तथ्य को सुनकर सेवानिवृत्त सम्राट ने शाप की झड़ी लगा देनी चाहिए। क्या आपके लिए इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होना संभव था? आपने उस वर्ष कितने कारण और बहाने का प्रयोग किया था जब आप मेरे द्वारा आयोजित सहधर्मिणी चयन भोज से भाग गए थे? और अब आप कहते हैं कि आपके पास इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। क्या आप ऐसे व्यक्ति थे जो दूसरों को आपके लिए चीजें तय करने की अनुमति देते थे? सेवानिवृत्त सम्राट ने एक लंबी सांस ली। वह मूल रूप से अपनी आवाज को नियंत्रित करना चाहता था, लेकिन परिणाम उतना अच्छा नहीं था जितना वह चाहता था। क्या आप पहले से ही जानते थे कि वह जीतेगी? फिर भी बेली जियाजू अधिक विनम्र हो गई और सेवानिवृत्त सम्राट को थोड़ा सा सम्मान दिया। इसलिए उन्होंने भी तुरंत उत्तर नहीं दिया और इसके बजाय अपना मुंह खोलने से पहले कुछ देर इसके बारे में सोचा और शांत हवाओं और तैरते बादलों की तरह शांति से कहा, मैंने इस पर विचार किया है। तो ऐसा लगता है जैसे वह जानता था। सेवानिवृत्त सम्राट ने दांत पीसते हुए कहा, वह हेलियन जियो एर वह है जिसके पास वास्तव में प्रतिभा और दयालुता दोनों है। उसके शरीर के भीतर एक फीनिक्स संविधान भी छिपा हो सकता है, फिर भी आप एक फूहड़ को चुनने पर जोर देते हैं। यह सभी लोगों में से क्यों होना चाहिए? वह अधिक दिलचस्प है। भले ही वह इतने उग्र सेवानिवृत्त सम्राट का सामना कर रहा हो, बेली जियाजुए का रवैया अभी भी थोड़ा सा नहीं बदला है, और यहाँ तक वह वहां खड़ा था और अपनी उंगलियों को हिला रहा था, जैसे कि वह अपनी उंगलियों से पराग को झटका देना चाहता था। हालांकि जब उसे याद आया कि कैसे उस निडर लोमड़ी ने वास्तव में खुलासा किया था कि वह अभी उसका मजाक उड़ा रही थी, तो उसकी आंखों की रोशनी एक सेकंड के लिए बर्फ जैसी ठंडी हो गई। हिजड़ा सूरज भड़क गया, तो इस वजह से, तो इसी कारण से तृतीय महामहिम, आपको सेवानिवृत्त सम्राट के साथ आमने सामने जाने पर जोर देना पड़ा। मेरे प्रिय गुरु, क्या आप स्पष्ट रूप से सेवानिवृत्त सम्राट के विरुद्ध नहीं जा रहे हैं? तो फिर क्या आप सेवानिवृत्त सम्राट के विरुद्ध उतावलेपन से काम नहीं कर रहे हैं? निश्चित रूप से, सेवानिवृत्त सम्राट अब अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सके और उन्होंने तुरंत आदेश दिया, अच्छा, बहुत अच्छा, दिलचस्प है। कोई आओ, उसे ले जाओ। मैं देखना चाहता हूं कि 3 दिन और 3 रातों तक कैद रहने के बाद भी क्या उसे महसूस होगा कि वह लड़की दिलचस्प है। जिसने भी यह सुना वह दंग रह गया। यह ज्ञात होना चाहिए कि जब वह बच्चा था तब से उसके बड़े होने तक सेवानिवृत्त सम्राट ने तीसरे राजकुमार को कभी भी किसी भी तरह से दंडित नहीं किया था। और अब उसने अप्रत्याशित रूप से अपना दिल कठोर कर लिया और बेरहमी से उसे कारावास में बंद करना चाहता था। बाईं और दाईं ओर के नौकरों ने एक दूसरे की ओर देखा और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की।
वे दंडित होने से नहीं डरते थे। उन्हें इस बात का डर था कि ऐसा करने के बाद सेवानिवृत्त सम्राट को अपने किए पर पछतावा होगा। एकाएक माहौल बेहद ठंडा हो गया। किसी ने नहीं सोचा था कि रिटायर सम्राट के बोल इतने गंभीर होंगे। यहां तक कि छाया को भी जोरदार जुल्म का एहसास इस कदर हुआ कि उसने पूरे समय अपना सिर नहीं उठाया। यदि उसे हाल के दिनों में मिस हेलियन की गतिविधियों के बारे में पता नहीं होता, तो उसने सोचा होता कि मास्टर के मन में उसके प्रति अन्य प्रकार की भावनाएं हैं। वास्तव में, इसके बारे में ध्यान से सोचने के बाद शायद मास्टर केवल इस तथ्य को माफ नहीं कर सका कि उसे इतनी लापरवाही से चूमा गया था। तुम लोग अभी भी खाली क्या कर रहे हो? सेवानिवृत्त सम्राट इतने क्रोधित थे कि वह खड़े हो गए और यहां तक फिसल कर एक चाय का कप भी तोड़ दिया। ठिजड़ा सन शोर से इतना भयभीत हो गया कि वह कांप गया और जल्दी से अपने मालिक की ओर देखा। बेली जिया जुए अभी भी भावनाहीन दिखाई दी। सेवानिवृत्त सम्राट के पास उसे पकड़ने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह टुसु फैंग की ओर मुड़ा और अपनी आंखों से संकेत दिया। टुसु फैंग ने अपनी मुस्कुराहट की अभिव्यक्ति को काफी देर तक रोके रखा और जवाब देने से पहले 2 बार धीरे से खांसा, आपको पहले शांत होना चाहिए। क्या अभी भी कुछ दिनों में एक बड़ी मार्शल क्यूई प्रतियोगिता नहीं होने वाली है? कंसोर्ट के रूप में चुना जाने वाला व्यक्ति भी उस समय के परिणामों पर निर्भर करेगा। तीसरे राजकुमार के लिए उसे व्हाइट अकादमी में बने रहने देना कैसा रहेगा? यह उसके लिए पहले से ही एक सजा के रूप में काम करेगा। कोई नहीं जानता था कि जब सेवानिवृत्त सम्राट टुसु फैंग को बोलते हुए सुन रहे थे, तो उनका गुस्सा पहले से ही थोड़ा शांत था। आपने जो कहा है उसके अनुसार इसे संभालें। उसे व्हाइट अकादमी में रहने दे और वापस न आए। इस बूढ़े को उस ठंडे चेहरे को देखने और फिर से परेशान होने से बचाएं। बात करने के बाद सेवानिवृत्त सम्राट ने अपनी आस्तीनें साफ की और जाने वाला था, लेकिन अपने कदमों में रुक गया, फिर से अपना सिर पीछे कर लिया और स्पष्ट आवाज में कहा, वह छोटा बदबूदार अपने भोजन में बहुत नकचढ़ा है। आपको इस पर थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा अगर वह कक्षा में नहीं जाना चाहता है, तो आपको उसे नहीं बनाना चाहिए। यह इसके बारे में है। आपको पता होना चाहिए। खुलकर बोलने के बाद भी वह जाने को सहन नहीं कर सका। टुसु फैंग सौम्य और सुसंस्कृत तरीके से मुस्कुराए। आप निश्चिंत हो सकते हैं, मैं पहले से ही जानता हूं। क्या वह अभी भी अवर परिसर में है? सेवानिवृत्त सम्राट ने इसके बारे में सोचा और फिर से एक अतिरिक्त प्रश्न पूछा। टुसु फैंग के मुंह के कोने हिल गए। यह सोचना कि आपका पोता अभी भी आपके साथ खड़ा है, फिर भी आपने उससे नहीं पूछा, और इस तरह से अप्रत्यक्ष दृष्टिकोण अपनाने पर जोर देते हैं। मम्मा वह अभी भी है। सेवानिवृत्त सम्राट ने एक लंबी आह भरी। उस समय जो हुआ वह सब मेरी गलती थी। अगर यह मेरे लिए नहीं था, तो वह बड़ी आग। इसे भूल जाओ, बस उसे जिसे वह चुनना चाहता है उसे चुनने दो। टुसु फैंग फिर मुस्कुराए और हाँ में जवाब दिया। हर कोई जानता था कि तीसरे राजकुमार के प्रति सेवानिवृत्त सम्राट के व्यवहार को अधिकतम लाड़ प्यार कहा जा सकता है। हालांकि यह लाड़ प्यार एक अपराध बोध से भरा हुआ था जिसके बारे में उसने कभी किसी और से बात नहीं की थी। यदि सेवानिवृत्त सम्राट उस समय बहुत अधीर नहीं हुए होते और उन्होंने दुनिया के सामने यह घोषणा नहीं की होती कि बेली जियाजू का शरीर 3 प्रकार के तत्वों से जुड़ा हुआ है, तो इतने सारे लोग नहीं होते जिन्होंने सत्ता प्राप्त करने के लिए उनके खिलाफ उन बुरी योजनाओं को रचा, जो मुश्किल से ही क्यूई स्तर से टूट पाए थे। उस वर्ष के दौरान उनके अनमोल पोते ने जो खोया वह सिर्फ उनकी क्यूई नहीं थी, लेकिन साथ ही उनका सारा विश्वास मानव स्वभाव में था। उसकी शाही मां के निधन के बाद से वह और वह लड़की जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर थे। लेकिन किसने सोचा होगा कि उस लड़की ने उच्च पद प्राप्त करने के लिए बाहरी लोगों के साथ मिली भगत की, और ऐसे समय में जब उसने अपने गार्ड को सबसे अधिक निराश किया, वह भेड़ियों को महल के अंदर ले गई और आग लगा दी। उसके प्रिय पोते को लगभग उसकी जान से हाथ धोना पड़ा। तब से उनका प्रिय पोता किसी भी महिला के करीब नहीं गया था। वह सचमुच डर गया था। उस दौरान उनका लाडला पोता दरवाजे से बाहर कदम भी नहीं रखता था। बाद में उसके जल जाने के बाद ही उसे अपनी पूर्व उदासीनता कुछ हद तक वापस मिली। उन्होंने हर मामले का जवाब पूरी तरह उपेक्षा के भाव से दिया। हालांकि एक दादा के रूप में सेवानिवृत्त सम्राट किसी से भी अधिक समझते थे कि यह मामला उनके मन में दफन हो गया होगा, और इससे भी अधिक संभवतः उनके दिल से निकालना इतना आसान नहीं होगा। वाणिज्य प्लाजा शस्त्रागार की दुकान के अंदर ग्रैंडमास्टर अचानक खड़े हो गए, वेई को चाय पीते हुए देखा और आगे पीछे चलने लगे। यह अच्छा नहीं है शिष्य। निश्चित रूप से उस बर्फीले आदमी द्वारा लक्षित होने से बचना इतना आसान नहीं है। और इतने सारे लोगों के सामने तुमने उसे इस तरह भी अस्वीकार कर दिया। इस बार वह निश्चित रूप से तुम्हारे प्रति द्वेष रखेगा।
मास्टर, चिंता मत करो, सेवानिवृत्त सम्राट ने पहले ही तीसरे राजकुमार को पकड़ लिया है। चाहे कुछ भी हो, मुझे लगता है कि उसने उसे दंडित किया होगा। जो पोता इतना अवज्ञाकारी था, उसे अवश्य दंडित किया गया होगा। जब वेई वेई बोल रही थी, वह अपनी छाती में पकड़ी हुई सफेद बिल्ली को सहला रही थी। कितना आकर्मण्य है। ग्रैंडमास्टर ने अपना सिर हिलाया और उत्तर दिया, लड़की, तुम नहीं जानती कि सेवानिवृत्त सम्राट उस बर्फीले आदमी पर कितना प्यार करता है। मास्टर की बात सुनो, चलो उससे थोड़ा छिपते हैं। इसे इस तरह से कहें तो। वेई वेई ने कुछ सोचा था, उसकी आंखें कड़ी हो गईं, अभी अभी उसने यहां तक कि वह मुझे सुलझा लेगा। ग्रैंडमास्टर ने अपनी दाढ़ी पर वार किया, मैंने क्या कहा, और आप अभी भी इसे गंभीरता से नहीं लेंगे। वेई वेई ने आलस्य से जम्हाई ली, मैं कैसे सोच सकता था कि वह मुझे चुनेगा। यह राजकुमार वास्तव में आमतौर पर बहुत ऊब जाता है, इसलिए वह मुझसे थोड़ी उत्तेजना पाना चाहता था और अच्छी तरह से सेवानिवृत्त सम्राट को गुस्सा दिलाना चाहता था। जरूरी नहीं कि ऐसा हो। ग्रैंडमास्टर ने आह भरते हुए कहा, सेवानिवृत्त सम्राट भी चाहते हैं कि उन्हें कोई ऐसा मिले जो उनके साथ रहे। महामहिम जीवन में बहुत अकेले रहे हैं। हेलियन वेई वेई का हाथ रुक गया और उसने कुछ नहीं कहा। ग्रैंडमास्टर पुरानी यादों में खोए हुए लग रहे थे और उन्होंने वेई वेई को उस साल हुई सभी चीजों के बारे में बताया, जिसमें थर प्रिंस को कैसे धोखा दिया गया था, इसका हिस्सा भी शामिल था। वेई वेई की भौहें उछल गईं। मास्टर, आप मुझे ये बातें बता रहे हैं, क्या आप मुझे कुछ बताना चाह रहे हैं? मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर इसे छिपाना संभव नहीं है, तो आप इसे रहने दे सकते हैं और उससे शादी कर सकते हैं। ग्रैंडमास्टर ने अपना सिर उठाया और छत की ओर देखा, किसी भी स्थिति में, आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे आप पसंद करते हो, है ना? क्या यह संभव है कि मुरोंग चांग फेंग अभी भी लगातार आपके दिमाग में है? वेई वेई ने अपना माथा पीटते हुए कहा, मास्टर, मुझे उकसाने के लिए शब्दों का प्रयोग न करें। मैंने इसे कई बार कहा है। मुझे शादी करने जैसी चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। आखिरकार उसे अनुभव हुआ कि जब कोई उस पर शादी करने के लिए दबाव डालता है तो उसे कैसा महसूस होता है। दरअसल, वह नहीं जानती थी कि हंसे या रोए, यह हास्यास्पद और शर्मनाक दोनों है। वैसे भी, वह कोई बची हुई सब्जियां नहीं थी जिन्हें बाजार में बेचा जाए, जिन्हें चिन्हित करने की तैयारी की जा रही हो ताकि वे बिक जाएं। ठीक है, तो भले ही इस उम्र में उससे पहले से ही प्राचीन समय में एक बुरी नौकरानी माना जाता था, हालांकि आधुनिक समय में वह अभी भी एक किशोरी है, ठीक है। ठीक है। यदि आप वास्तव में उस बर्फीले आदमी से शादी नहीं करना चाहते हैं, तो अब आपको सबसे पहले व्हाइट अकादमी छोड़नी होगी। ग्रैंडमास्टर ने उसकी ओर देखा, उनकी आंखों की रोशनी बहुत गहरी हो गई। इन कुछ दिनों में, मास्टर भी अब से कुछ ही समय बाद भव्य मार्शल क्यूई प्रतियोगिता की तैयारी करने के लिए पहाड़ से नीचे जाना चाहते हैं। फ्लावर गिफ्टिंग फेस्टिवल में आप इस तरह से सुर्खियों में थे, यह अनिवार्य रूप से लोगों की ईर्ष्या को आकर्षित करेगा। मुझे डर है कि एक बार जब मैं जाऊंगा, उस समय आपके साथ यहाँ कुछ हो जाएगा। मैं भी आपके लिए खड़े होने के लिए जल्दी से वापस नहीं आ पाऊंगा। इसके अलावा, जैसा कि मैंने उस बर्फीले साथी के इरादे को देखा है, वह आएगा, आज रात तुम्हें ढूंढूंगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने तुम्हें इस बार भी बुलाया है ताकि तुम 3 दिनों के लिए व्हाइट अकादमी छोड़कर एक शस्त्रागार सम्मेलन में भाग ले सके। वेई वेई ने दिलचस्पी भरी दृष्टि से ऊपर देखा। एक आयुध सम्मेलन? मास्टर, क्या आप आयुध सम्मेलन के बारे में बात कर रहे हैं जहां हम हथियारों को जोड़ने और अलग करने में प्रतिस्पर्धा करते हैं और एक शस्त्रागार नीलामी भी आयोजित कर सकते हैं? सही है, यह बिल्कुल वही आयुध सम्मेलन है। सी जून मुस्कुराया। फिलहाल, ये लोग इस तरह से आपका मजाक उड़ाते हैं, केवल इसलिए क्योंकि आप वास्तविक शस्त्रागार विशेषज्ञ नहीं हैं। केवल वहां स्वीकार किए जाने से ही आपके पास शस्त्रागार विशेषज्ञ बनने और अन्य लोगों का सम्मान प्राप्त करने की योग्यता होगी। आयुध सम्मेलन प्रत्येक शस्त्रास्त्र विशेषज्ञ के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। यह प्रतिभा को उजागर करने का स्थान है। यह हर 3 साल में एक बार आयोजित किया जाता है और इसका उद्देश्य शस्त्रागार विशेषज्ञों को निरंतर नए रक्त की खोज करने की अनुमति देना था। जी जून चाहता था कि वे जाएं और भाग लें। सबसे पहले, जैसा कि उन्होंने कहा था, वे को अपनी क्षमता साबित करने के लिए इस तरह की परीक्षा से गुजरना होगा। दूसरे, शस्त्रागार सम्मेलन वह जगह थी जहां प्रतिभाएं एकत्रित होती थी। केवल एक सुयोग्य प्रतिद्वंद्वी से मिलने से ही उनके प्रिय शिष्य की प्रतिस्पर्धी भावना जागृत होगी। कथित तौर पर, दुनिया में दूसरे स्थान पर रहने वाले युवा मास्टर वू शून भी इस वर्ष के आयुध सम्मेलन में भाग लेंगे। यह किसी पुराने दोस्त का बेटा है जिससे वह पहले से परिचित था। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में शस्त्रास्त्र पूरा कर लिया था।
स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली होने के संबंध में वह वास्तव में नहीं जानता था कि प्रतिद्वंद्वी अधिक प्रतिभाशाली था या उसका अपना शिष्य और भी अधिक प्रतिभाशाली था, जिसके बारे में बोलते हुए उनकी यह प्रिय शिष्या स्वयं को छुपाने में बहुत अच्छी थी। अब तक वह उसे हथियारों के क्षेत्र में अपनी महारत के बारे में अन्य लोगों को बताने नहीं देती थी। अकादमी के वे बुजुर्ग लगातार उस पर दया कर रहे थे। बहुत कम संख्या में शिक्षकों ने लोगों को उनके पास भेजा क्योंकि उन्हें लगा कि उनके प्रिय शिष्य को हेय दृष्टि से देखना आसान है और वे उसका स्थान लेना चाहते थे। थम्फ वास्तव में उसके साथ एक बूढ़े मूर्ख की तरह व्यवहार किया जा रहा है जो अब यह नहीं समझ पा रहा है कि वह क्या देख रहा है। उनका प्रिय शिष्य विचारशील था और उनके लिए और अधिक परेशानियां पैदा नहीं करना चाहता था। अन्यथा वह पहले ही एक हथियार बना चुकी होती और उन पर अपना आधिपत्य स्थापित कर चुकी होती। हालांकि अभी ग्रैंडमास्टर की एकमात्र चिंता यह थी कि उन्हें डर था कि उनके प्रिय शिष्य को लगेगा कि सम्मेलन में जाना बहुत परेशानी भरा है और वे जाने से इनकार कर देंगे। इस बिंदु पर बात करते हुए इस संबंध में वह और वह बर्फीला साथी बिल्कुल एक जैसे थे। उसे अक्सर ऐसा महसूस होता था मानो उसने भ्रम देखा हो। अपने प्रिय शिष्य को देखकर कभी कभी ऐसा लगता था जैसे वह उस दूर और अलग थलग तीसरे राजकुमार को देख रहा हो। आलस्य में भी वे अपना संतुलन कभी नहीं खोते। वे उदासीन दिख रहे थे, फिर भी उन्होंने अपनी हथेली में स्वर्ग और पृथ्वी को पकड़ रखा था। लाक्षणिक रूप से कहें तो अपने हाथ के एक झटके से वे बादल बना सकते थे और दूसरे हाथ के झटके से वे बारिश ला सकते थे। हालांकि एकमात्र अंतर यह था कि उस बर्फीले साथी का दिल बहुत काला था। यह अभी भी उनका अपना प्रिय शिष्य है जो सबसे प्यारा है। अपने लिए नांगोगली का उपनाम उधार लेते हुए बुजुर्गों का वह समूह पहले से ही आहजू के अत्याचार से डर गया था। बेसलाइन के रूप में थर्ड प्रिंस के साथ उन्होंने माना कि उन्हें किसी भी अन्य चैंपियन से संतुष्ट होना चाहिए। यह देखकर कि वेई वेई ने इतने लंबे समय तक कुछ नहीं कहा, उन्होंने यह भी सोचा कि इस मामले में कोई उम्मीद नहीं है। उसके कंधे बस झुकने ही वाले थे। जब उन्होंने वेई वेई को मुस्कुराते हुए सुना और पूछा, वह हथियार सम्मेलन मैं कैसे भाग ले सकता हूँ? मास्टर के पास यही एक निमंत्रण कार्ड है। उसकी आंखें चमक उठी और उसने अपना शरीर घुमाकर एक सुनहरा निमंत्रण कार्ड निकाला। आधे साल पहले उन्होंने मुझे पहले ही निमंत्रण भेज दिया था। यह कार्ड यही तुतियान की टीम से छीन लिया गया था। वैसे भी उनके बहुत सारे शिष्य हैं, शस्त्रागार सम्मेलन ने भी उन्हें कई निमंत्रण दिए हैं, इसलिए वह इसे नहीं छोड़ेंगे। आप इसमें शामिल होने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं, कोई भी आपका रास्ता रोकने की हिम्मत नहीं करेगा। एस्टरिस्क अनुवादक ध्यान दें, इस बिंदु से आगे तू लाओ का नाम बदलकर तू तियान कर दिया जाएगा। वेई वेई को वह निमंत्रण कार्ड मिला, लेकिन वह वास्तव में किसी और मामले के बारे में सोच रही थी। यदि सुविधाजनक हो तो वह उस आयुध प्रतियोगिता में भाग ले सकती है। हालांकि वह नीलामी क्या दर्शाती थी? यह बड़ी कमाई का प्रतिनिधित्व करता है। पैसा कमाने का इतना अच्छा मौका। एक हथियार व्यवसाय की बॉस के रूप में वह कैसे भाग नहीं ले सकती थी? ही उसे हेई परिवार के युवा मालिक को एक पल में अपने साथ लाने की आवश्यकता होगी ताकि वह उसके व्यवसाय के लिए मोर्चे के रूप में कार्य कर सके। खोने का कोई समय नहीं है। वह निश्चित रूप से नहीं चाहती थी कि यात्रा पर निकलने से पहले थर्ड प्रिंस उसे रोके। उस लड़के से निपटना उसकी कल्पना से भी अधिक कठिन था। उसे पहले छिपने की जरूरत थी। आइए स्पष्ट करें, वह उससे नहीं डरती थी। बात बस इतनी है कि इस तरह के चरित्र को उकसाना बहुत परेशानी भरा था। मास्टर, मैं पहले जा रहा हूँ। वेई वेई हमेशा से काम करवाने वाले व्यक्ति रहे हैं। उनके जैसा व्यक्ति कभी कोई अवसर हाथ से नहीं जाने देगा। अकादमी के संबंध में क्या मास्टर मेरी ओर से कुछ दिनों की अनुपस्थिति के लिए अनुरोध करेंगे? ग्रैंडमास्टर ने अवचेतन रूप से अपना सिर हिलाया। सच कहूं तो वह अभी भी थोड़ा भ्रमित था। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा था कि उनका वह शिष्य, जो हमेशा सुर्खियों में रहना पसंद नहीं करता था, इतनी सरलता और आसानी से तुरंत सहमत हो गया। हेलियन वेई वेई के अपने क्वार्टर में लौटने के बाद उसने सबसे पहला काम साफ सफाई और सामान पैक करना किया। दरअसल दैनिक उपयोग के लिए बहुत सारी चीजें लाने की जरूरत नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात हथियार बनाने के लिए धन और सामग्री लाना था। जब रास्ते में यह उबाऊ हो गया तो वह कुछ और हथियार बना सकती थी। उस समय पैसे के लिए बेचने के लिए इनकी संख्या अधिक होगी। लेकिन वेई वेई को यह अनुमान नहीं था कि बेली जियाजू कितनी तेजी से आगे बढ़ी। वेई वेई ने इंफीरियर कंपाउंड के बाहर शाही रक्षकों की परतें दर परतें देखी और तब उन्हें पता चला कि वह अपने कमरे में वापस नहीं लौट पाएंगी। वह केवल आउटहाउस में गई थी और वो पहले ही आ गया। वेई वेई की लंबी सुडौल भौहें सिकुड़ गईं।
एक झटके में उसकी आकृति पहले से ही एक बड़े पेड़ के नीचे छिप गई। उसकी पीठ पेड़ के तने से सटी हुई थी, जिससे केवल दो धुंधली आंखें दिख रही थी। महारानी, कोई बेली जियाजू के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आवाज गहरी और धीमी थी, सब कुछ सामान्य है। वह आदमी एकाएक ऐसा लगा जैसे उसने घूमकर इस ओर नजर डाली हो। वेई वेई ने तुरंत अपनी निगाहें हटा ली। उसने यह भ्रम पैदा किया कि उसने सांस लेना बंद कर दिया है। उफ़, वो लगभग पकड़ी ही गई। हालांकि इस आदमी के पास क्यूई नहीं थी, तथापि उसका सतर्क स्वभाव किसी भी अन्य की तुलना में अधिक दुर्जय था। पता नहीं ऐसा इसलिए था क्योंकि वह सत्ता की स्थिति में रहने के आदी थे। भले ही वे इतनी बड़ी दूरी से अलग हो गए थे, वे अभी भी उसकी उपस्थिति से आने वाले उत्पीड़न को महसूस कर सकते थे। वे वैसे ही खड़ी रही और उसके कान थोड़े से बगल की ओर मुड़े हुए थे और बिल्कुल भी नहीं हिले। इस समय किसी भी तरह की हलचल से दूसरा पक्ष उसका पता लगा लेगा। वो खुद को छुपाने और छिपाने की अपनी क्षमता में विश्वास करती थी। एक समय एक मिशन को पूरा करने के लिए वह बिना खोजे पूरे 2 दिन और 1 रात जंगल में रही। यह उस व्यक्ति की प्रवृत्ति है जो एक विशेष एजेंट था। सबसे उपयुक्त अवसर पर सबसे सटीक निर्णय लें। आइए उसके कमरे में प्रवेश करने तक प्रतीक्षा करें, इससे पहले कि वह अंतरिम रूप से जल्दी से वापस चली जाए। यह सबसे आसान होगा क्योंकि जब वह आगे बढ़ेगा तो उनकी अग्रिम पंक्ति परेशान हो जाएगी। वह चिंतित नहीं है। उसे उन गार्डों के बारे में चिंतित होना चाहिए जो आसपास के इलाकों में जल्दी ही छिप गए थे। एक पल में, कौन जानता है, शायद वे बेली जियाजू को रोकने में उसकी मदद भी कर सके। वे मुस्कुराए। उसकी आलस्य के भीतर थोड़ी शैतानी भी थी। बाहर पहरा दो। उस आदमी की आवाज पहले की तरह ही उदासीन और बर्फ जैसी ठंडी थी, लेकिन उसके भीतर चिंतन की झलक थी। ठिजड़ा सूर्य कुछ विचलित था। महामहिम के निर्णय के संबंध में कुछ ऐसा था जो उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आया। आमतौर पर अगर उन्हें इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ता, तो महामहिम निश्चित रूप से इस तरह से प्रतिक्रिया नहीं देते। जिस तरह से वह मिस हेलियन के साथ व्यवहार कर रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है। वेई को निश्चित रूप से इस बात की परवाह नहीं थी कि यूनुच सन क्या सोच रहा था। मौके का फायदा उठाकर चकमा देकर इंफीरियर कंपाउंड से भाग निकला। उसने अपना सामान पैक करना पूरा नहीं किया था। वो तो ऐसे ही खाली हाथ भागी। जब उसने इसके बारे में सोचा तो वह बहुत इच्छुक नहीं थी। हालांकि आखिरकार इसे रोके जाने से बेहतर है। इस बिंदु पर सोचते हुए वेई ने अपना सिर घुमाया और मुस्कुराई। खिड़की पर तेजतर्रार युवक का सामना किया और एक चुंबन उड़ा दिया। बाद में मिलते हैं, सुंदर लड़का, तीसरा राजकुमार। अरे नहीं, आपको बाद में देखने की आवश्यकता नहीं है। अलविदा होना चाहिए। वेई मूल रूप से एक युद्ध सामग्री विशेष एजेंट थे। रात में इस तरह की गुप्त गतिविधियों के संबंध में वह इसमें एक अपराजय विशेषज्ञ थी। उसे सबसे पहले कुछ टिड्डियों के पेड़ों से बचना था और अकादमी के जाल से बचना था। रात्रि गश्त के दौरान बचने के लिए वे शिक्षक भी लालटेन लिए हुए थे। अंत में वह गुप्त रूप से सुपीरियर कंपाउंड में सफलतापूर्वक पहुंची। और इसी समय बेली जियाजू ने धक्का देकर अपने कमरे का दरवाजा खोला और जब उसने लकड़ी के बिस्तर पर आधा पैक बंडल देखा तो उसकी जोड़ी तुरंत बेहद ठंडी हो गई। झटके से उसने पर्दे लगा दिए। जब वह पलटा तो उसका चेहरा शांत था। उसके बाद वह धीरे धीरे बाहर चला गया। उसके कदम कुछ धीमी गति से चल रहे थे, जैसे उसे कोई परवाह ही न हो। हालांकि किसी को एहसास नहीं हुआ कि अंधेरे के भीतर वह जोड़ी आंखें धीरे धीरे सिकुड़ती गईं। इतनी गहरी आंखों में कि कोई उनकी गहराई की सीमा नहीं देख सकता। एक ऐसी ठंडक थी जो किसी व्यक्ति के दिल को जकड़ सकती थी। इसके बाद वह हंस पड़े। उसके पतले होंठ ऐसे लग रहे थे जैसे वे मुड़े हुए भी हों और मुड़े हुए भी नहीं। उनमें एक शैतानी ठंडक थी जो इंसान को दिल से कांपने पर मजबूर कर देती थी। ठिजड़े सुन की आंखें थोड़ी ऊपर उठी। जब उसका सामना तीसरे राजकुमार की उन बर्फीली ठंडी आंखों से हुआ तो वह भयभीत हो गया। वह पहले तो कमरे में पैर रखना चाहता था, लेकिन उसने तुरंत सख्ती से अपना पैर वापस खींच लिया। वह कहाँ है? बेली जियाजुए ने केवल एक प्रश्न पूछा था, फिर भी उसकी ठंडी आवाज ने छाया में बैठे लोगों को बिना किसी कारण के कांपने पर मजबूर कर दिया। उनमें से एक छाया ने जवाब दिया, महामहिम को रिपोर्ट करते हुए, मिस हेलियन को आउटहाउस जाना चाहिए। हमारे लिए उनका अनुसरण करना असुविधाजनक था, इसलिए आउटहाउस। बेली जियाजू की आंखों की ठंडक थोड़ी कम हुई और वह फिर वापस चल पड़ा। यह एक छोटा सा कमरा था, फिर भी चारों ओर सब कुछ बहुत करीने से और सुव्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित था। वह बंडल ही एकमात्र विसंगति थी। उसकी लंबी और पतली उंगलियों ने उसे अलग कर दिया।
अंदर कोई कपड़ा नहीं था और वास्तव में काली धातुओं का ढेर था, लेकिन वे काली धातुएं भी बहुत असामान्य नहीं थी और उन्हें किसी भी हथियार की दुकान पर खरीदा जा सकता था। आधी रात में उसने प्रिवी का इस्तेमाल किया उन पैक की गई चीजों के लिए। बेली जियाजू की संकुचित आंखों के भीतर कुछ तेजी से चमका जिसने धीरे धीरे एक गहरी ठंडक पैदा कर दी। उसने अब भी उसे कम आंका। किसी अपरिचित लोमड़ी को प्रशिक्षित करते समय वह हमेशा पहले अत्यधिक करीब आने का अवसर लेती है और आज्ञाकारी रूप से आपको उसे थोड़ा सहलाने की अनुमति देती है, जिसके बाद वो क्रूरतापूर्वक अपना पंजा प्रकट करती है। सब कुछ सामान्य था। शुरू से ही उसने स्पष्ट रूप से पहले से ही जाने की योजना बना ली थी। अच्छा, बहुत अच्छा। अगर वह खेलना चाहेगी तो वह उसके साथ खेलेगा। बेली जियाजुए ने अपने होंठ घुमाए और मुस्कुराए। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों की पुतलियों से काला कोहरा निकल रहा हो, जिससे आमतौर पर लोगों की हड्डियां ठंडी हो जाती थी। उसने अपने हाथ की गठरी एक ओर फेंक दी। धातु के टुकड़े क्लंक क्लंक क्लैंक क्लैंक ध्वनि उत्पन्न करते हैं। एक भी व्यक्ति को बोलने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसा लग रहा था मानो हवा जम गई हो। हर किसी की उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं हुई। छाया में मौजूद लोगों ने अपना सिर जमीन के और भी करीब झुका लिया। मिस हेलियन की सुरक्षा की जिम्मेदारी महामहिम ने उन्हें सौंपी थी, लेकिन वास्तव में उन्हें पता ही नहीं चला कि मिस हेलियन कब गायब हो गई। वो मिस हेलियन भी वास्तव में काफी घबराई हुई थी। मास्टर ने पहले ही उसे इंतजार करने के लिए कहा था और वह जब भी चाहती थी चली जाती थी और गायब हो जाती थी। यदि वह इस समय महामहिम द्वारा पकड़ी गई होती तो बहुत संभव है। बेली जियाजुए की आंखें थोड़ी गहरी हो गईं, उनकी आवाज भी अत्यधिक ठंडी थी, आदेश जारी करते समय प्रत्येक शब्द के बाद रुकते हुए। जाओ और उसे मेरे लिए ढूंढो। उसने अभी भी अकादमी नहीं छोड़ी थी। वो चाय गरम थी। यह संभव है कि वह सचमुच आउटहाउस में गई हो। तभी वहां से वापस आने के बाद उसने बाहर गार्ड को देखा और फिर मौका पाकर भाग गई। फिर भी वास्तव में इतनी चतुर छोटी लोमड़ी कि उसने एक व्यक्ति से कहा कि वह उसका पंजा ले और उसे काट दे। इस समय वेई वेई ने वास्तव में अकादमी नहीं छोड़ी थी। उसे अभी भी अपने साथी को ढूंढने की जरूरत थी। बात सिर्फ इतनी है कि दूर से उसने पहले से ही बड़ी संख्या में गार्डों को तेजी से आगे बढ़ते देखा, जैसे कि वे हर एक आंगन के विभिन्न दरवाजों को अवरुद्ध करना चाहते थे। वेई वेई के पतले होंठ नीचे की ओर मुड़ गए। वह तीसरे राजकुमार बनने के योग्य थे। उसने यह भी सोचा कि वह उन परछाइयों की बातों से कुछ मिनटों के लिए गुमराह हो जाएगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी प्रतिक्रिया करेगा कि उसे तुरंत एहसास हो जाएगा कि वह आउटहाउस में थी ही नहीं और पहले ही भाग चुकी थी। वास्तव में उसे संभालना आसान नहीं है। हालांकि केवल इन शाही रक्षकों पर भरोसा करके उसे पकड़ना चाहते हैं। उसने सोचा कि वे सभी दरवाजों और द्वारों को बंद करने में व्यस्त थे और उसने यह नहीं सोचा था कि उसने इस समय जाने की कभी योजना नहीं बनाई थी। अपने मोर्चे को साथ लाए बिना उसके लिए उस शस्त्रागार सम्मेलन में जाना बेकार होगा। सफल होने के लिए उसे सबसे पहले साथी छात्र हेजी से मिलना जरूरी था। समाचार प्रसारित करने वाले व्यक्ति को अब तक हेजे तक अपना संदेश पहुंचा देना चाहिए था। इन युवा सरदारों को तैयार होने में हमेशा कुछ प्रयास करना पड़ता है। हालांकि क्या उसे पहले से ही एक आध्यात्मिक जानवर को बुलाने के लिए लिटिल व्हाइट को अपने जादू का उपयोग नहीं करना चाहिए। अन्यथा एक नियमित घोड़ा गाड़ी में समुद्र के किनारे शिखर जैसे दूर के स्थान पर जाने के लिए कम से कम 10 दिनों की आवश्यकता होगी। उस समय तक आयुध सम्मेलन पहले ही समाप्त हो चुका होगा। जैसे ही वेई वेई ने इस मामले के बारे में सोचने के लिए अपनी आंखें बंद की, एक व्यक्ति ने अचानक उसे पीछे से पकड़ लिया और खींच लिया। चंदन की हल्की गंध उसकी नाक की नोक में घुस गई। हेलियन वेई वेई ने अपना सिर घुमाया और देखा, उसकी सुडौल भौहें सिकुड़ गईं। यह अप्रत्याशित रूप से मुरोंग चांग फैंग था। यह आदमी का मैल यहाँ कैसे प्रकट हुआ? आपने तो यह भी कहा कि आपने मेरे युवा मालिक को जाने दिया है। क्या आप आधी रात को उसकी तलाश में नहीं आए थे? लड़के नौकर के शब्दों के स्वर ने वेई वेई को ठंडी हंसी पर मजबूर कर दिया। वह कुछ नहीं बोली और तुरंत मुरोंग चांग फैंग का हाथ हटा दिया। यदि रात इतनी अंधेरी न होती तो उसकी आंखों का सारा उपहास निश्चित रूप से अनजाने में उजागर हो जाता। मुरोंग चांग फैंग को उम्मीद नहीं थी कि उसे दूर धकेल दिया जाएगा। उसकी उंगलियां एकदम से सख्त हो गईं। वह छोटा नौकर वास्तव में इसे जाने देने को तैयार नहीं था। मैं कहता हूं, मिस हेलियन, आप पहले ही यहां आ चुकी हैं, अब भी इसे क्यों छिपा रही हैं? मुझे यह मत बताएं कि यह सब एक संयोग था, कि आप नहीं जानती थी कि यह मेरे युवा स्वामी का आंगन था। वे वह वास्तव में नहीं जानती थी।
अच्छा। मुरोंग चांग फैंग की आवाज समतल थी और उसने उस छोटे नौकर को बात करने से रोका, लेकिन कोई यह बता सकता है कि वह मूल रूप से उस छोटे नौकर से अलग नहीं सोचता था। जब आप पहले ही आ चुके हैं, तो स्पष्ट रूप से क्यों नहीं बताते? वेई वेई ने उसे ऊपर से नीचे तक एक नजर से देखा, फिर मुड़कर चला गया। एक बदमाश को क्या कहना था? इसके अलावा थर्ड प्रिंस इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति था, शायद एक क्षण में वह सुपीरियर कंपाउंड की खोज करने आएगा। वो इस तरह की जगह पर समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। वेई वेई, आखिर इसका मतलब क्या था? मुरोंग चांग फैंग ने अपना हाथ बढ़ाया और उसके रास्ते में बाधा डालने के लिए अपनी आस्तीन को थोड़ा ऊपर उठाया। भले ही आप उन्हें कसकर पकड़ने के लिए लगाम ढीली कर रहे हैं, क्या यह पहले से ही पर्याप्त नहीं है? यदि आपको पहले लगता था कि मैंने आपको अपमानित किया है, तो भी मैंने सार्वजनिक रूप से लगातार कई बार इसकी भरपाई कर ली है। अब भी आप क्या चाहते हैं? मुझे पछतावा महसूस कराएं। वेई वेई, आप क्या सोचते हैं कि आप कौन हैं? किसी के इस तरह रास्ता रोकने पर वेई वेई ने बस अपनी बाहों को अपनी छाती के सामने कर लिया और जैसे ही उसने अपना सिर उठाया तो उसे लगा कि यह काफी हास्यास्पद है। मुरोंग चांग फेंग, मैं आपको भविष्य में अधिक बार दर्पण में देखने की सलाह देता हूँ। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि आप इतने सुंदर हैं कि यह पृथ्वी को चौंका देगा और आत्माओं को रुला देगा कि आपके बिना मेरे लिए जीवित रहना असंभव होगा? आपने जो शब्द कहे हैं, मैं आपके पास अपरिवर्तित लौटूंगा। मुरोंग चांग फेंग, आप क्या सोचते हैं कि आप कौन हैं? उन्हें कसकर पकड़ने के लिए लगाम ढीली करना। क्या मैंने जो कहा वह पर्याप्त स्पष्ट नहीं था? यह बड़ी बहन पहले थी अंधी, इसीलिए वह तुम्हारे जैसे बदमाश के प्यार में पड़ गई। मैं बहुत छोटी थी, इसलिए खराब स्वाद से बचना मुश्किल था। यही कारण है कि तुम हेलियन जियोएर को पसंद करते हो। अब इस बड़ी बहन का दिमाग पहले से ही स्वस्थ और बुद्धिमान है, और क्या तुम अब समझते हो, तो रास्ते से हट जाओ। मैंने जो पत्नी चुनी है, वह उसके लायक है, काफी निर्दयी है, मुझे यह पसंद है। अचानक उन दोनों के पीछे से एक शैतानी हंसी गूंजी। वेई वेई ने पीछे मुड़कर देखा और देखा कि हेई परिवार का दूसरा युवा मास्टर चेरी ब्लॉसम पेड़ के ठीक नीचे देर से आ रहा है। एक हाथ से एक बंडल पकड़े हुए है, एक हाथ से उसके हाथ के पिछले हिस्से को हल्के से ताली बजा रहा है। उसके अहंकार के भीतर थोड़ा सा चिंतन निहित था। उनका व्यवहार अधिकतर नाटक देखने वाले व्यक्ति जैसा था। वेई वेई के भाषण में उपहास के कारण मुरोंग चांग फैंग का चेहरा कुछ समय के लिए मूल रूप से सफेद हो गया था। अब हेईजी की बातें सुनकर उसकी आंखों में क्रोध की लहर उभर आई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि राजसी हेई परिवार का युवा मास्टर इस तरह की गुप्त गतिविधियों में शामिल होगा। डरपोक गतिविधियां। लॉर्ड मुरोंग, आपको बकवास नहीं बोलना चाहिए। वेई वेई और मैं एक सौहार्दपूर्ण युगल है, और इस बार तारीख तय करने वाला मैं हूं, आप नहीं। हेईजी बिना जल्दबाजी के आ गया। उसके लंबे लिबादे के ऊपर कमर के स्तर का केप रात की हवा में फड़फड़ा रहा था और आवाजें निकाल रहा था, जिससे उत्पीड़न की भावना फैल रही थी जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। जब वेई वेई ने ये शब्द सुने, तो उसने भी कुछ भी व्यक्त नहीं किया और केवल उदासीनता से उसकी ओर देखा। क्या चीजें करीने से पैक की गई हैं? हाँ। जब हेईजी बोल रहा था, तब भी वह मुरोंग चांग फैंग के निर्देश का सामना करना नहीं भूला और अपना जबड़ा उठा लिया। उसका मतलब था, यहाँ देखो, वह सिर्फ मुझे ढूंढने आई थी। वेई वेई निश्चित रूप से कार्यक्रम में होने वाली उम्मीद के दायरे से बाहर कोई नाटक नहीं चाहती थी। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और हेईजी को खींच लिया। उनकी आवाज का स्वर उदासीन था। अगर तुम सब कुछ ले आए हो, तो चलो। तुम्हारे और उसके बीच कहने को कुछ नहीं है। यह सुनने के बाद मुरोंग चांग फैंग का चेहरा एकदम से ठंडा हो गया। उसने अपने दांत पीस लिए और गणेश गणेश की आवाज निकाली। उसके पास खड़े उस छोटे से नौकर का मुंह क्या आकार में बदल गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह लड़की आश्चर्यजनक रूप से युवा मास्टर को खोजने नहीं आई थी, बल्कि मास्टर हेई की प्रतीक्षा करने आई थी। यह मुख्य बिंदु नहीं था। मुख्य बिंदु मास्टर की अभिव्यक्ति थी। छोटे नौकर की कुछ हद तक सिर उठाने की हिम्मत नहीं हुई। मुरोंग चांग फैंग को ऐसा लग रहा था जैसे वह अंततः उबलने के बिंदु पर पहुंच गया है, फिर भी उसके पास अपना गुस्सा निकालने के लिए कोई जगह नहीं है। फिर उसने एक पैर छोटे नौकर के शरीर पर लात मारी। तुम अभी भी किस लिए खाली बैठे हो? लालटेन जलाओ, कमरे में लौट जाओ। हाँ हाँ। उस पैर से लात मारे जाने के कारण छोटे नौकर का खून लगभग थूकने लगा। दर्द ने उसकी सभी सामान्य अहंकारी शालीनता को शून्य में बदल दिया, क्योंकि वह सतर्क और गंभीर सेवा में झुक गया और अपना सिर झुका लिया। उसे डर है कि कुछ और आकर उसके युवा स्वामी को भड़का सकता है। इस तरह के हंगामे से सुपीरियर कंपाउंड में अन्य लोगों को स्वाभाविक रूप से परेशानी हुई।
भले ही नर और मादा पूरी तरह से अलग थे, तथापि हेलियन जियो एयर जैसे व्यक्ति ने समाचार जानने के लिए हमेशा नौकरों को प्रत्येक आंगन में भेजा। इसलिए सुपीरियर कंपाउंड ने उससे किसी भी तरह का कोई रहस्य नहीं छिपाया। जल्द ही उसे पहले ही पता चल गया कि मुरोंग चांग फैन के साथ क्या हुआ था। उसकी आंखों में हल्की सी रोशनी चमकी और धीरे धीरे एक दुर्भावनापूर्ण मुस्कान उभर आई। बिना अनुमोदन के चले जाना, वेई वेई, तुमने वास्तव में भी साहस किया। कोई आए। हेलियन जियो एयर ने मूल रूप से पहले ही अपना बाहरी वस्त्र उतार दिया था और अब अपने कंधों पर एक लबादा लपेट लिया, पतले होंठ हल्के से मुड़े हुए थे। हम भी बाहर घूमने चलेंगे। हाँ। हेलियन जियो एयर के पीछे चलने वाली नौकर लड़की अपनी युवा महिला के विचारों को किसी और की तुलना में अधिक समझती थी। वह जानती थी कि वह उस फूहड़ को अपमानित करना चाहती थी। अरे, उसके चेहरे पर भी तुरंत मुस्कान आ गई। रात कुछ गहरी हो गई। वेई वेई ने देखा कि उस दिशा की ओर बढ़ते हुए शाही रक्षकों की परतें परतें थी जो उसे रोके हुए थी। उसकी भौहों के बीच की जगह एक गांठ में बुनी हुई थी। इस तीसरे राजकुमार के तरीके सचमुच भयंकर थे। उसने उसे पकड़ने के लिए बहुत सारे लोगों को भेजा। यह किसी ऐसे व्यक्ति की लय थी जो पकड़े जाने पर उसे हजारों टुकड़ों में तोड़ देना चाहता था। क्या यह सब आपने ही भड़काया था? हेई परिवार का युवा मालिक उसके पीछे खड़ा था और अधीरता से उसने कुछ बार अपनी भौहें ऊपर उठाई। वेई वेई मिमी, एक बार हट। तीसरे राजकुमार के लोग। एक बार जब उसने दो शब्द थर्ड प्रिंस सुने तो हेई जी की आंखें सिकुड़ गईं। इसके बारे में बोलते हुए, तीसरा राजकुमार आपको क्यों चुनेगा? क्या आपको नहीं लगता कि मुझे चुनने के परिणामस्वरूप सनसनी पैदा करना अपेक्षाकृत आसान था? वेई वेई मुस्कुराए। किसी भी मामले में ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैं बहुत सुंदर थी, इसलिए वह मेरे आकर्षण से मोहित हो गया था, है ना? हे जेड के मुंह के कोने हिल गए। आकर्षण, तुम? इसलिए मैंने कहा कि उसने मुझे इसलिए चुना क्योंकि वह सेवानिवृत्त सम्राट को नाराज करना था। वेई वेई ने अपने कंधे उचकाए। शादी का विरोध। यह सिर्फ विरोध करने का एक तरीका है। हे जेड के लिए इस परिकल्पना को स्वीकार करना आसान था। मैंने कहा है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं कि मैं अपने बूढ़े आदमी को नाराज करना चाहता था। मैं वास्तव में ईमानदार हूँ। हे। वेई वेई ने केवल दो ध्वनियों के साथ उत्तर दिया, वास्तव में ईमानदार। मेरा यह चेहरा, क्या तुम इसे स्वीकार कर सकते हो? हे जी ने आगे पीछे चल रहे उन गार्डों को देखा और कुछ सोचने के बाद ही गंभीरता से उत्तर दिया। वास्तव में, मोमबत्ती बुझाने के बाद, सब कुछ वैसा ही है। किसी भी मामले में आपका फिगर खराब नहीं है। धन्यवाद, लेकिन मैं अभी भी आपके फिगर से संतुष्ट नहीं हूँ। वेई वेई बुरी तरह हंसे। मोमबत्ती बुझाने के बाद भी तीसरा राजकुमार तुम्हें पूरी तरह से हरा देगा। हेजी चुप हो गया, जिसके बाद उसने धीरे से अपने पतले होंठों को ऊपर की ओर मोड़ा। जैसे ही उसकी उंगलियां वेई वेई के बालों पर फिसली, उसके सुंदर दबंग चेहरे ने एक और संकेत से भरा संकेत व्यक्त किया। महिला, यह आदमी पहले से ही आप में अधिक रुचि रखता है। हेजी, क्या आपको एक बार फिर से मुझे याद दिलाने की जरूरत है? हेलियन वेई वेई ने अपना हाथ दूर कर दिया और उदासीनता से कहा, हम वर्तमान में केवल एक साथ काम कर रहे हैं। हेजी मुस्कुराए। ईमानदारी से कहूं तो हम बहुत अच्छा समन्वय करते हैं, हमें एक साथ बहुत अनुकूल होना चाहिए। आप और आपका दाहिना हाथ और भी अच्छी तरह से समन्वित हैं, तो आप तुरंत अपने दाहिने हाथ से शादी क्यों नहीं कर लेते? वेई वेई द्वारा यह कथन छोड़ने के बाद उसने अपना शरीर घुमाया और स्थिति बदल ली और खुद को छुपाती रही। हे जेड के मुंह के कोने दो चार बार हिले। उसके मुंह में दाहिना हाथ, बेहतर होगा कि उसका वह मतलब न निकाला जाए जो उसने सोचा था। वह एक लड़की है, बात करते समय वह एक पुरुष से भी अधिक निर्लज कैसे हो सकती है? यह काम नहीं करेगा। दो लोग लक्ष्य को बहुत बड़ा बना देते हैं। वेई वेई ने अपना सिर घुमाया और हेई परिवार के युवा मालिक की ओर देखा। चलो अलग अलग चलते हैं, फिर समय आने पर शस्त्रागार सम्मेलन में मिलेंगे। हेई जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। किसी भी स्थिति में मैं यहां से आसानी से निकल सकता हूं। उस स्थिति में, युवा मास्टर, आप अपना समय ले सकते हैं और फिर चले जा सकते हैं। वेई वेई के मुंह के कोने उठ गए और कुछ ही सेकंड में वह रात के अंधेरे में गायब हो गई। उसे विश्वास नहीं था कि उसके और हेई परिवार के युवा मालिक के एक साथ होने की खबर दूसरों को पता नहीं चलेगी। उस व्यक्ति का ध्यान भटकाने के लिए हेईजी को दूर धकेलना, यह तरीका भी बुरा नहीं था। महाराज, मैंने पहले ही जांच कर ली है। छाया ने देखा कि उसके मालिक की आंखों की हड्डियां राक्षसी रूप से ठंडी थी और उसने उसकी लार निगल ली। मिस वेई वेई इस समय सुपीरियर कंपाउंड में है। बेली जियाजू ने लापरवाही से ऊपर देखा। सुपीरियर कंपाउंड? वह वहां क्या कर रही है?
जाहिरा तौर पर जब उसने इस बिंदु पर बात की तो छाया रुक गई और खुद को संभाल लिया। यह हेई परिवार के दूसरे युवा गुरु की तलाश है। जो कहा गया उसे सुनने के बाद बेली जियाजू के कदम सख्त होते दिखे। उसके बाद उसने अपना सिर झुकाया और जोर से हंसा। उसके बालों के किनारे उसकी हरकतों का अनुसरण कर रहे थे और थोड़ा नीचे लटक रहे थे। दूर से ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ ज्यादा ही अकेला हो गया हो। हालांकि जब तक छाया ने सावधानी से फिर से देखा तब तक बेली जियाजू ने अचानक ऊपर देखा और शांति से अपने हाथ पर सफेद दस्ताने के भीतर बंडल लिया और एक तरफ फेंक दिया। उसकी आंखें इतनी ठंडी थी कि वे डरावनी थी। अकेलेपन का कहाँ आभास था। इसके विपरीत इसने उसे सामान्य से भी अधिक सुंदर फिर भी खतरनाक बना दिया। ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसा है जो उसकी आंखों की गहराइयों से फूटकर बाहर आना चाहता हो। छाया को भी आश्चर्य हुआ कि क्या उससे गलती हुई थी, लेकिन उसे पूरी तरह से ऐसा लगा जैसे उसके पूरे शरीर की सारी ची किसी प्रकार के दबाव से पीड़ित है। यहां तक सांस लेना भी कुछ मुश्किल हो गया था। ठीक उसी क्षण जब उसकी उंगलियों ने उसकी छाती को महसूस किया, वह अजीब सा एहसास फिर से रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। उसके बाद उसने अपने मालिक की आवाज सुनी। इसमें एक प्राकृतिक अनुग्रह था, फिर भी इसमें एक उदासीन शीतलता थी। तो चलो हेइजी को भी पकड़ लें, चाहे वह किसी के भी साथ हो, फिर भी उसे मेरे पास लाओ। छाया कांप उठी, आदरपूर्वक अपना सिर नीचे कर लिया। हाँ, अन्य क्षेत्रों में चौकियों को हटाने की आवश्यकता नहीं है। बेली जियाजुए ने कुछ देर गहराई से सोचा। उसकी बर्फ जैसी ठंडी आवाज में मुस्कुराहट भरी अभिव्यक्ति थी जिससे लोगों के सिर की त्वचा सुन्न हो गई। महिलाओं को जो खेल सबसे ज्यादा पसंद है वह है एक दिशा में ध्यान भटकाना और दूसरी दिशा में प्रहार करना। छाया ने आदेश स्वीकार कर लिया। वो यह सोचे बिना नहीं रह सका कि महामहिम के विचार अभी भी पहले की तरह ही गहन थे। कोई भी चेक पॉइंट नहीं हटाया जाएगा। अभी भले ही वेई वेई के 3 सिर और 6 हाथ हों, भले ही वह अधिक दुर्जय हो, फिर भी वह बच नहीं पाएगी। फिर भी महामहिम वास्तव में सभी के साथ सावधानी से पेश आए। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि यह बिना किसी क्यूई वाली महिला है। भले ही वे विशेषज्ञ जाना चाहें, उन्हें भी कम मात्रा में मेहनती प्रयास की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि बेली जियाजू को आश्चर्यजनक रूप से लगा कि यह पर्याप्त नहीं था। उसकी खूबसूरत फीनिक्स आकार की आंखें एक बार फिर सिकुड़ गईं। कॉमर्स प्लाजा की भी अच्छी तरह से निगरानी करें। यह बहुत संभव है कि वह जीजून से संपर्क करेगी। हे जेड के साथ जाना चाहते हैं। अरे, वह वास्तव में देखना चाहता था, अगर वह उसके सारे पंजे निकाल दे तो भी वह कैसे दौड़ सकती है। हाँ, छाया का दिल धड़क उठा। उसने महसूस किया कि कुल मिलाकर वर्तमान महारानी पहले की तुलना में अधिक डरावनी थी। जब यह पता चला कि वेई वेई चला गया था तो उसके चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था। फिर भी अब उन आंखों के भीतर एक मुस्कुराहट थी, जो मुस्कुराहट नहीं थी, जो एक शैतानी ठंडक फैला रही थी, जो लोगों के खून को जमा देने के लिए लगभग पर्याप्त थी। उन्होंने इतने वर्षों तक महामहिम का अनुसरण किया, फिर भी ऐसा कोई समय नहीं था जब उन्होंने उन्हें उस तरह देखा हो जैसे वह आज थे। इसके अलावा इस दुनिया में मूल रूप से कोई भी ऐसा नहीं था जो वास्तव में महामहिम का सामना कर सके। पूर्व महामहिम ने भी कभी किसी चीज की परवाह नहीं की थी, लेकिन जब वह गंभीर हुए तो वह सेवानिवृत्त सम्राट से भी अधिक डरावने थे। उसे पकड़ना कुछ ऐसा था जो देर सबेर घटित होना ही था। पूरी व्हाइट अकेडमी पहले से ही अपने लोगों से घिरी हुई थी। यहां तक उनके जैसा कोई भी व्यक्ति जो सभी प्रकार की तैनाती को अच्छी तरह से समझता है, जरूरी नहीं कि वह भागने और छोड़ने में सक्षम हो। वेई वेई के बारे में कुछ भी न कहें, जो इन सभी रणनीति से पूरी तरह से अनभिज्ञ था। हालांकि क्या वेई वेई वास्तव में इन सभी युक्तियों से अनभिज्ञ थे? बिल्कुल नहीं। स्वयं को जानो, अपने शत्रु को जानो, तभी तुम विजयी हो सकते हो। अगर वह ऐसी स्थिति में थी जहां उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था तो वह लापरवाही से काम कैसे कर सकती थी? इसके विपरीत वह बेली जियाजुए की तैनाती योजनाओं को अच्छी तरह से समझती थी। क्योंकि वह कहीं और नहीं थी, इसके बजाय वह पहले ही शाही रक्षकों की लाइनअप में घुसपैठ कर चुकी थी। बेली जियाजू जहां भी जाती वह उसका अनुसरण करती। हालांकि ऐसा होने के बावजूद जब भी उसने बेली जियाजुए की आवाज सुनी, तब भी वह कांपने से खुद को रोक नहीं पाई। यह लड़का वास्तव में उसे कोई रास्ता नहीं दे रहा था। आह, सौभाग्य से वह अपने पूर्व अवतार की अनुभवहीनता पर निर्भर थी। इस तरह वह खुद को छुपाना जारी रख सकती है। अन्यथा चाहे वह कहीं भी जाती, उसे रोक दिया जाता और मार दिया जाता। वेई वेई ने गहरी सांस ली और एक शाही रक्षक की भूमिका निभाने के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार करना जारी रखा। यह पहली बार है जब वह अपनी काली त्वचा की परत के काफी गहरे होने से खुश थी।
पुरुषों के इस समूह के साथ घुलने मिलने पर वह भी अलग नहीं दिखेगी। इस बारे में ध्यान से सोचना कि आखिर उसने कैसे और किस तरह से इतने मुश्किल से संभाले जाने वाले लड़के को उकसाया। उसने केवल एक बार ही उसे अस्वीकार किया था। क्या थर्ड प्रिंस कुछ ज्यादा ही संवेदनशील नहीं था? ऐसा भी नहीं था कि वह सचमुच उससे शादी करना चाहता था। वेई वेई ने उसके दिल में आह भरी। युआन मिंग ने लगातार अपने दबंग तरीके से उसे सांत्वना दी। आप उस आदमी को बता सकते हैं। सच तो यह है कि आप जिससे प्यार करते हैं वह मैं हूं, और उसने किसी के प्रेमी को नहीं लूटा है। वेई वेई के मुंह के कोने हिल गए। चुप रहो, लेकिन धन्यवाद। लड़की, अब इनकार मत करो। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो क्या तुम मुझे इतने करीब से गले लगाती? युआन मिंग ने बिल्कुल गर्व से कुछ बार हुम्फ किया। तुम्हारे उन छोटे छोटे विचारों को मैं पहले ही समझ चुका हूं। वेई वेई उदास थी। दुनिया में तुम्हें इतना आत्मविश्वास कहां से मिला? क्या तुम जागोगे, प्रिय? भूल जाओ, तुम बहुत शर्मीले हो, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। हालांकि उस आदमी के संबंध में यह आदरणीय अब भी उसकी गहराइयों में प्रवेश नहीं कर पाया है। तुम्हें थोड़ा और सावधान रहना चाहिए। मैंने हमेशा महसूस किया है कि वह इतना सरल नहीं है। युआन मिंग बोलने के अपने सामान्य तरीके पर लौट आया। बेली जिया जुए की आकृति के पीछे की ओर देखते हुए उसकी आंखों की रोशनी और भी गहरी हो गई। वेई वेई ने मिमी के साथ उत्तर दिया। वह हमेशा से जानती थी कि तीसरे राजकुमार से निपटना बहुत कठिन है। इस साम्राज्य में जहां शक्ति को सम्मान दिया जाता था, अप्रत्याशित रूप से अपनी चीख होने के बाद भी वह अभी भी 4 महान कुलों के लोगों को अपने अस्तित्व से भयभीत कर सकता था। इससे स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि यह केवल उनकी रणनीतियां नहीं थी। पूरे ड्रैगन युद्ध साम्राज्य में कोई भी उसके दिमाग का मुकाबला करने में सक्षम नहीं था। ऐसा लगता है कि हेइज़े लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। उसे दूसरी योजना के बारे में सोचने और जल्दी वापस लेने की जरूरत थी। लिटिल व्हाइट के साथ स्थिति कैसी है? जब वेई वेई गार्डों की टुकड़ी के साथ आगे बढ़ी तो उन्होंने युआन मिंग के साथ चर्चा करने के लिए अपनी चेतना की धारा का भी उपयोग किया। युआन मिंग ने गहरी आवाज में कहा, सब कुछ योजना के अनुसार हुआ। एक बार जब हम अकादमी छोड़ देंगे तो आपको पहाड़ से नीचे ले जाने के लिए एक आध्यात्मिक जानवर होगा। आत्मा जानवर। वेई वेई के कदम रुक गए। उसकी लंबी और संकीर्ण आंखों के भीतर एक चतुर रोशनी टिमटिमा रही थी। महामहिम, हमें यंग मास्टर हेई मिल गया है। एक शायद दौड़कर आई। बेली जिया जुए के कान के पास झुक गई और कुछ बातें कही। बेली जिया जू की खूबसूरत आंखों में एक भी हलचल नहीं थी। वहां केवल वही चौड़ी और विशाल आस्तीनें थी जो ठंडी हवाओं को सहन करती थी और उसकी पीठ की आकृति को और भी कठिन बना देती थी, पूरी तरह से बर्फ जैसी ठंडी। अपने कौशल के साथ जल्द ही बेली जिया जुए हेइज़ेड के सामने पहुंच गया, जिसे हिरासत में लिया जा रहा था। परछाइयां स्वाभाविक रूप से हेई परिवार के युवा स्वामी के लिए कुछ नहीं करेगी। उन्होंने केवल उसे जाने से रोका, बस इतना ही। हालांकि केवल ऐसा करना पहले से ही बेहद साहसी था। पूरी राजधानी में संभवतः एकमात्र व्यक्ति जिसने हेई परिवार के दूसरे युवा स्वामी को रोकने की हिम्मत की, वह तीसरा राजकुमार बेली जिया जुए था। उसे देखकर हेइज़ेड के मुंह के कोने मुड़ गए। महामहिम वास्तव में बहुत परिष्कृत हैं, इतनी देर हो गई है और अभी भी सो नहीं रहे हैं। क्या दूसरा यंग मास्टर भी अभी तक सोया नहीं है? बेली जियाजू की आवाज का स्वर बहुत ही समतल था और लगभग ऐसा लग रहा था मानो वह हर चीज के प्रति उदासीन हो, फिर भी उसमें एक राक्षसी ठंडक थी जिसे झेलना आसान नहीं था। वह कहाँ है? जब हेइज़ी को रोका जा रहा था तो उसने पहले से ही अपने मन में श्राप दे दिया, शक्ति। उसके बाद उन्होंने हर संभव स्क्रिप्ट के बारे में सोचना शुरू कर दिया जिसका वह उपयोग कर सकते थे। उसने सोचा कि तीसरे राजकुमार के आने पर उसके साथ किस प्रकार का आदान प्रदान होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बातचीत कैसे आगे बढ़ी, वह कदम दर कदम कुशलता से बात टाल देते थे। तथापि थर्ड प्रिंस ने परंपरा के अनुसार कार्ड नहीं बांटे। वह पास आया और तुरंत पूछा, वह कहाँ है? ऐसे 3 सुंदर और सीधे शब्दों ने हेइज़ी को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। वे सभी स्क्रिप्ट जो उन्होंने पहले तैयार की थी, पूरी तरह से बेकार हो गई। थर्ड हाइनेस को जो पता था वह स्पष्ट रूप से उसकी कल्पना से कहीं अधिक था। इस बिंदु तक सोचते हुए हेइज़ी स्पष्ट रूप से शैतानी से मुस्कुराया। यदि तीसरा राजकुमार हेलियन वेई का जिक्र कर रहा है तो वह पहले ही अकादमी छोड़ चुकी है। 2 शब्द वेई वेई ने बेली जिया जुए की आंखों को और गहरा कर दिया। उसके मुंह के कोनों पर मुस्कान सामान्य से भी अधिक गहरी थी। पहले ही चला गया। यह सही है, वह पहले ही जा चुकी है। हेइज़ी इससे अधिक ईमानदार तरीके से बात नहीं कर सकता था। हम मूल रूप से पहाड़ से नीचे जाने के लिए परस्पर सहमत हुए थे।
बाद में हालांकि वह बहुत चिंतित लग रही थी और पहले ही निकल गई। फिलहाल वह संभवतः मुख्य सड़क तक पहुंच चुकी है। यदि महामहिम अभी लोगों को पीछा करने के लिए भेजते हैं तो वे उसे वापस लाने में सक्षम होंगे। बेली जिया जुए ने गहराई से उसकी ओर देखा और शालीनता और शांति से कहा, मुझे इतना महत्वपूर्ण सुराग देने के लिए सेकंड यंग मास्टर को धन्यवाद देना चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति को केवल वही काम करना चाहिए जो एक सामान्य व्यक्ति को करना चाहिए। हेई जी ने अपने होंठ घुमाए और मुस्कुराया। उसके चेहरे पर आत्मसंतुष्टि की झलक आ गई क्योंकि वह सोच रहा था कि वह पहले कभी इतना साधन संपन्न नहीं था। बेली जियाजू ने इत्मीनान से अपनी उंगली पर काली जेड अंगूठी घुमाई, छाया का सामना किया और स्तर पर आदेश दिया, दूसरे युवा मास्टर को जाने की अनुमति दें। हाँ, छाया थोड़ा झिझकी। उन्हें कुछ हद तक यह विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई कि महामहिम हेई परिवार के युवा स्वामी को इस तरह जाने की अनुमति देंगे। उनके और मिस हेलियन के बीच स्पष्ट रूप से कुछ चल रहा था। यदि वे जांच करें तो शायद उन्हें कुछ पता चल सके। बेली जियाजू ने ऐसा नहीं सोचा था। उस छोटी धूर्त लोमड़ी ने जानबूझकर हेईजी को खुला छोड़ दिया, उसे एक स्मोक स्क्रीन के रूप में आगे भेज दिया क्योंकि वह उसे पकड़ना चाहती थी। हेईजी पर अपना समय बर्बाद करना उसके लिए आवश्यक नहीं था। और क्या है, मुझे खोजना जारी रखें, दायरा कम करें, वह कहीं नहीं गई है और अभी भी अकादमी में है। यह सुनने के बाद न केवल हेईजी, जो जाने वाली थी, निश्चल हो गई, यहां तक वेई वेई के पेट का गड्ढा भी, जबकि वह सैनिकों के भीतर छिपी हुई थी, भी कांप उठी। हेईजी का झूठ देखा गया। इतना ही नहीं, उस व्यक्ति ने आश्चर्यजनक रूप से हेईजेड के शब्दों का भी उपयोग किया और उसकी वास्तविक स्थिति को लक्षित करने के लिए उन पर रिवर्स विश्लेषण किया। इस बार तो उसकी स्थिति और भी नाजुक हो गई थी। इसके अलावा, चूंकि तीसरे राजकुमार ने पहले ही हेईजी को जाने की अनुमति देने का आदेश दे दिया था, इसलिए हेईजी को जाने की जरूरत थी। दूसरे शब्दों में, अब से वह वास्तव में अपने दम पर लड़ेगी। वेई वेई ने अपने होठों को चबाया, रात की मंद रोशनी में देखा, इससे पहले कि वो खुद को पहले की तरह व्यवस्थित करती, देवदार के पेड़ की छाया की तरह सीधी और लंबी। उसके दुबले पतले शरीर की हर सुंदर हरकत शांत और अविचलित थी क्योंकि उसने तुरंत अपनी आस्तीनें सीधी कर ली, जैसे कि सब कुछ उसके नियंत्रण में हो। साथ ही, यह भी हो सकता है कि उसने जानबूझकर ऐसा किया हो। उसने जानबूझकर हेईजी से छुटकारा पा लिया, जिससे उसका हेईजेड के साथ संबंध टूट गया। हेईजेड के बिना वह अभी भी पहले की तरह सफल हो सकेगी। हालांकि यह थोड़ा अधिक चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन यह केवल छुपे रहने से अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं है। वेई वेई ने अपना सिर नीचे कर लिया और उन शाही रक्षकों के पीछे पीछे घूमकर संस्थान में लौट आई। अफसोस की बात है, वह और प्रवेश द्वार एक दूसरे से केवल एक कदम की दूरी पर थे। फिर भी भले ही यह केवल एक कदम की दूरी हो, फिर भी वह असहाय होकर केवल यह देख सकती थी कि अकादमी का प्रवेश द्वार उसके सामने बंद हो गया है, क्योंकि इस समय कोई भी असामान्य हलचल उसके प्रतिद्वंद्वी को सतर्क कर देगी। वह जरा भी जोखिम नहीं उठा सकती थी। यह लड़का, थर्ड प्रिंस, बहुत अधिक चतुर था, जिससे किसी व्यक्ति के लिए उसके तरीकों से छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता था। अभी वह केवल अपरिवर्तित रहकर गतिविधि के बीच निष्क्रिय रहना, 6 सड़कों पर नजर रखना और सभी दिशाओं में सुनना, चौकस और सतर्क रहना और दूर जाने का तरीका जानने से पहले सही अवसर की प्रतीक्षा करना ही हजारों परिवर्तनों का सामना कर सकती है। हालांकि वेई वेई ने निश्चित रूप से उस बर्फ की ठंडक को नहीं देखा जो बेली जिया जुए की आंखों से झलकती थी जब उसने ऊपर देखा। उसने धीरे धीरे अपने होठों को मोड़ा, जैसे कि वह नाराज हो, लेकिन साथ ही जैसे वह कुछ सोच रहा हो। वह वास्तव में यह देखना चाहता था कि हेईजी को जाने के लिए उकसाने के बाद वह कैसे प्रतिक्रिया देगी। क्या वह उसकी तलाश करेगी या फिर ऐसे ही छिपती रहेगी। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या किया। यदि वह काफी होशियार थी तो उसे अन्य लोगों को शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे वह बहुत बहुत दुखी हो जाएगा। शैडो, जो बेली जिया जुए के पक्ष में था, जब उसने अपने स्वामी की अभिव्यक्ति देखी तो वह मदद नहीं कर सका, लेकिन एक निश्चित व्यक्ति की ओर से उसके दिल में ठंडा पसीना आ गया। इस बार महामहिम सचमुच क्रोधित हो गए। इतने वर्षों में इस समय जैसा समय कभी नहीं आया जब महामहिम ने पकड़ लिया हो और जाने न दिया हो। अतीत में महामहिम हर चीज के प्रति न तो ठंडे और न ही गर्म उदासीन थे। कोई भी उसके विचारों का अनुमान लगाने में सक्षम नहीं था, यहां तक कि कोई भी उसकी भावनाओं को जागृत नहीं कर सकता था। वे पहले व्यक्ति थे, पहले व्यक्ति जो महामहिम को इतनी परेशानी में डाल सकते थे। छाया ने शायद ही कल्पना करने का साहस किया। इस समय वह वास्तव में महामहिम द्वारा पकड़ी गई होगी, मंच से बाहर निकलते समय वह किस स्थिति में होगी, नाटक समाप्त होने पर वह किस स्थिति में होगी।
अच्छू। वेई वेई ने अपना मुंह ढक लिया और धीरे से छींक दी। जब से उसने इस नाटक की योजना बनाना शुरू किया तब तक उसकी टालमटोल 12 घंटे तक चल चुकी थी। उसे जल्दी करने की जरूरत थी। अभी बेली जियाजू ने अपना हाथ वापस नहीं लिया था। वो तब तक इंतजार करेगी जब तक वह निष्क्रिय न हो जाए, तब उसकी पहली प्रतिक्रिया खुद को जांचने की होगी। यह लगभग वह समय है जब उसके शरीर पर कृत्रिम त्वचा का रखरखाव नहीं किया जा सकता था। क्या उसे खुश रहना चाहिए या उसे विश्वास करना चाहिए कि वह भाग्य से बाहर है? उसने बहुत सी चीजें कई बार की थी, फिर भी यह पहली बार था जब किसी ने उसे इस हद तक मजबूर किया था। हालांकि मुख्य अच्छा शो बस शुरू होने ही वाला था। यह वह समय है जब मनुष्य सबसे अधिक थका हुआ होता है, तड़के जब गलती करना भी सबसे आसान होता है। वह इस बिंदु का पूरी तरह से उपयोग कर सकती थी। कड़वी थपकी। अचानक आसमान से हल्की बूंदाबांदी हुई। छाया ने तुरंत बेली जियाजू के लिए एक छाता खोला। जैसे ही वह आगे बढ़ रहा था, उसने सूचना दी। महामहिम, हमने पूरे सुपीरियर कंपाउंड की अच्छी तरह से खोज की है, लेकिन मिस हेलियन का कोई निशान नहीं मिला। अभी भी नहीं मिला। बेली जियाजुए का हाथ थोड़ा अधिक सुस्त था। उन्होंने वास्तव में उस छोटी लोमड़ी की कठोरता को कम करके आंका। अच्छा, बहुत अच्छा। बेली जियाजुए की आंखें सिकुड़ गईं, उसकी आवाज न तो ठंडी थी और न ही गर्म। शाही गार्डों के समूह को बदलें और खोज जारी रखें। जिन शाही गार्डों को बाहर कर दिया गया है, उन्हें अकादमी छोड़ने से मना किया गया है। उन्हें अपने स्थान पर रहने और आराम करने के लिए कहें। जो लोग थके हुए थे वे आसानी से कमजोरियां दिखा देंगे। वह अपनी योजना में इस प्रकार की कमजोरी बिल्कुल नहीं आने देंगे। वेई वेई ने मूल रूप से सोचा था कि जब वह बाहर निकलेगी तो वह अपने कमरे में वापस आ सकेगी। उसे उम्मीद नहीं थी। तीसरा राजकुमार न केवल चतुर था, वह हास्यास्पद रूप से दो मुंह वाला था। भले ही वह दयालु था, साथ ही वह दुष्ट भी था, इतना निर्दयी कि इसने एक व्यक्ति को इसे बर्दाश्त करने में लगभग असमर्थ बना दिया। बस इसी समय भिन्न भिन्न मुद्राओं वाली मनमोहक आकृतियों का एक समूह पास आया। पीछे दो नौकर लड़कियां चल रही थीं। एक नौकरानी लालटेन लेकर आई। दूसरे ने छाता पकड़ रखा था। यह छवि व्हाइट एकेडमी के भीतर की है, फिर भी यह दक्षिणी क्षेत्रों की धुंध भरी बारिश की पेंटिंग की तरह लग रही है। यह हेलियन जियो एयर था। उसके कंधों पर एक बड़ा लाल लबादा लिपटा हुआ था। भले ही उस छोटे से चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, फिर भी सामान्य की तुलना में सौम्य, शांत सुंदरता अधिक थी। उसने बेली जियाजू को देखा और शर्म से अभिवादन करने लगी। उसके बाद उसने व्यस्त हिजड़े सन का सामना किया और कहा, मैंने सुना है कि बड़ी बहन गायब है, इसलिए उसकी तलाश करने के लिए बाहर आने का फैसला किया। क्या हिजड़े सुन को उसकी खबर है? हिजड़ा सूर्य पहले से ही इतना व्यस्त था कि वह बेहोश होने वाला था। पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। अभी वह केवल नींद के बारे में ही सोच सकता था। उसने थककर थोड़ा सा सिर हिलाया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोला। शाही रक्षक दल के भीतर खड़ी वेई वेई ने अपनी स्थिति बदल ली। उसकी नजर हेलियन जियो एयर की पीठ और उन दो नौकर लड़कियों पर टिकी थी। हेलियन जियो एयर के इस समय बाहर आने का कारण चाहे जो भी हो, उनके लिए यह एक अच्छा अवसर हो सकता है। क्या हेई परिवार का युवा गुरु मिल गया? हेलियन जियो एयर ने बात करना जारी रखा। उसकी सुंदर भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गईं, मानो वह वेई वेई के व्यवहार के बारे में चिंतित हो। मेरी सबसे बड़ी बहन हमेशा काम करने में लापरवाह और नासमझ थी। बड़ी हेई ने उसके और हेई जेड के संबंध को अस्वीकार कर दिया था, फिर भी वह इतनी देर रात को सुपीरियर कंपाउंड में इसी तरह चली गई। अब वो फिर से गायब हो गई है। मुझे वास्तव में चिंता है कि वह दूरदर्शिता के क्षण में अपनी प्रतिष्ठा को नष्ट कर देगी। हिजड़े सूर्य ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। तो उसके शब्दों का मतलब था कि मिस वेई वेई ने आज जो कुछ किया वह हेई परिवार के युवा मालिक के साथ भागने के लिए था। इस समय महामहिम ने उसे सिर्फ एक सफेद चेरी का फूल दिया था, फिर भी वह तुरंत किसी अन्य व्यक्ति के साथ भाग गई। हिजड़े सूर्य ने बहुत ध्यान से ऊपर देखा और उसके बाद उस भावनाहीन चांदनी के भीतर एक नजर डालने के लिए महामहिम की दिशा का सामना किया। वर्तमान लंबा और सुडौल शरीर था। वर्तमान में शीतलता से संपर्क करना कठिन था। वर्तमान में उस प्रकार का वैराग्यपूर्ण बड़प्पन और अहंकार था जिससे लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। हालांकि उसकी आंखों की गहराई से घुसी ठंडक ने यूनुच सन की गर्दन को सिकोड़ लिया और हेलियन जियो एयर को जवाब देने के लिए अपना सिर पीछे कर लिया। मिस जियो एयर, इन शब्दों को लापरवाही से नहीं कहा जाना चाहिए। हेई परिवार के दूसरे युवा गुरु पहले ही पहाड़ से नीचे आ चुके हैं। हमने व्यक्तिगत रूप से गाड़ी में बाधा डाली और मिस वेई वेई को बिल्कुल भी नहीं खोजा।
यदि आपके ये शब्द अन्य लोगों द्वारा सुने गए तो यह निश्चित रूप से एक बड़ी घटना बन जाएगी, जिससे लोगों को यह गलतफहमी हो जाएगी कि आप बहनों के बीच आपस में अच्छा तालमेल नहीं है और यह वास्तव में अच्छी बात नहीं है। आज वह इतना हस्तक्षेप क्यों कर रहा था? आमतौर पर हिजड़ा सन डर से काम जाता था और चीजों को यूं ही जाने देता था। यदि यह आदान प्रदान सामान्य समय में हुआ होता तो वह निश्चित रूप से इतनी स्पष्टता से नहीं बोलते। आखिरकार दूसरी पार्टी रक्षा प्रभाग की युवा कुमारी थी। 4 महान कुलों के लोगों में से एक उसकी रक्षा कर रहा था और उस पर बहुत क्रूरता से काम कर रहा था। यहाँ तक सेवानिवृत्त सम्राट भी पहले से ही उन्हें तीसरे राजकुमार की पत्नी के रूप में पसंदीदा व्यक्ति के रूप में देखते थे। हालांकि यह हेलियन जियो एयर वास्तव में अतिशयोक्तिपूर्ण था। महामहिम का मूड मूल रूप से पहले से ही अच्छा नहीं था और फिर भी वह आग में घी डालने के लिए यहाँ आई थी। उसकी ये हरकतें वास्तव में अन्य लोगों द्वारा नहीं देखी जाएंगी। हालांकि वे उसी प्रकार की आगे पीछे की लड़ाई और सत्ता संघर्ष हैं जो बड़ी हवेलियों और प्रांगणों में पाए जाते हैं। उन लोगों के लिए जो वर्षों तक महल के भीतर रहे थे, वे तरकीबें उबाऊ बच्चों का खेल थी। यहाँ तक कि उनके जैसा बूढ़ा हिजड़ा भी उनका तिरस्कार करता था। महामहिम का तो जिक्र ही नहीं, जिनके विचार काफी गहरे थे। उसने सोचा कि उसका मालिक इस हेलियन जियो एयर के साथ शब्द बर्बाद नहीं करना चाहेगा। यूनुच सन ने भी अब कुछ नहीं कहा, अपने हाथों से गंदगी साफ की और बेली जियाजू के साथ चला गया। संभवतः ऐसा इसलिए था क्योंकि वे हेलियन जियो एयर की शक्ल से नाराज थे, इसलिए उनमें से किसी को भी पता नहीं चला कि उनके जाने के बाद एक शाही रक्षक वास्तव में रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। हेलियन जियो एयर, जिसने अभी अभी यूनुच सन का एक नर्म नाखून चतुराई से जवाब खाया था, उसने रुमाल को अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें जहरीले विचारों से भरी थी। हालांकि उसका लक्ष्य पहले ही पूरा हो चुका था। उसे सुनने के बाद उसे विश्वास नहीं हुआ कि थर्ड प्रिंस को उसकी बातों से कोई सरोकार नहीं होगा। उस फूहड़ की प्रतिष्ठा आज के साथ ही गायब हो सकती है। व्हाइट एकेडमी में रात में बाहर रहना दंडनीय था। यदि वह फूहड़ अभी भी दिन निकलने तक सामने नहीं आई होती, तो इससे उसके और हेई परिवार के युवा मालिक के बीच किसी प्रकार के शर्मनाक रिश्ते को वास्तविकता में बदल दिया जाता। उसे निश्चित रूप से इस बात की परवाह नहीं थी कि यूनुच सन ने अभी क्या कहा था। भले ही वह फूहड़ निर्दोष थी, फिर भी वह एक बार फिर अपनी प्रतिष्ठा को खराब करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाएगी। हेलियन जियो एयर की आंखों में आत्मसंतुष्टि झलक रही थी। वह जाने ही वाली थी कि उसे पता चला कि उसकी लालटेन ले जाने वाली नौकरानी बिना किसी कारण के अपना सिर नीचे कर रही है। झुंझलाहट के साथ उसने उसे डांटा, तुम जल्दी से लालटेन यहाँ क्यों नहीं ला रहे हो? तुम्हारे पास थोड़ा सा भी सामान्य ज्ञान नहीं है। हाँ, वह नौकर लड़की आदरपूर्वक वहां आई। पता नहीं ऐसा इसलिए था क्योंकि आसमान में बहुत अंधेरा था, इसलिए उसे डर था कि हेलियन जियो एयर गिर जाएगी, लेकिन शुरू से अंत तक उसकी आंखें नीची थी और अपनी जगह जानकर वह लालटेन ले आई, यहां तक कि अपना सिर थोड़ा सा भी ऊपर नहीं उठाया। और बेली जिया जुए, जो अभी अभी सुपीरियर कंपाउंड में टहल रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी कुछ सोचा हो। उसने अचानक अपनी आंखें कड़ी कर ली और बेहद ठंडी आवाज में कहा, यहाँ सभी शाही गार्डों को इकट्ठा करो और गिनती करो। सभी परछाइयां यह समझकर शून्य हो गईं कि उनके स्वामी इस प्रकार का आदेश क्यों देंगे। जब तक वे वास्तव में एकत्र नहीं हो गए तब तक उनके माथे पर ठंडे पसीने की एक पतली परत नहीं आई। महामहिम को रिपोर्ट करना, हम छोटे हैं, हम छोटे हैं। इस वाक्य को दोहराते हुए बेली जिया जुए ठंडे स्वर में मुस्कुराए। उनकी आवाज में हड्डियों को कंपा देने वाली ठंडक घुल गई, जिससे सभी को अपनी गर्दनें थोड़ी सी पीछे खींचनी पड़ी। विशेष रूप से शैडो, जिसका वर्षों तक बेली जिया जू ने अनुसरण किया। शाही सेना में एक व्यक्ति की कमी थी। यह क्या दर्शाता है? इससे संकेत मिलता है कि यह बहुत संभव है कि वेई ने खुद को उनके बीच छिपा लिया हो और उनकी नाक के नीचे उनकी योजनाओं को सुना हो। फिर भी उन्हें इन बातों की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। क्या उसे वास्तव में हेलियन परिवार की सबसे बड़ी महिला की उसकी शीर्ष पायदान छिपाने की तकनीक के लिए प्रशंसा करनी चाहिए, या इसके बजाय उसे यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि वह लापरवाह है और मरने से नहीं डरती? यह वेई अभी भी पहला व्यक्ति था जिसने अपने स्वामी की शाही शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को नीची दृष्टि से देखने का साहस किया। अच्छा, सचमुच बहुत अच्छा। बेली जिया जुए ने धीरे से एक मुस्कुराहट खींची। उस तरह की बुरी, बर्फ जैसी ठंडी मुस्कान आंखों तक पहुंचे बिना, इसके विपरीत, लोगों को उसके पूरे शरीर के अकड़ने के बारे में और अधिक जागरूक होने में सक्षम बनाती थी, जिससे कि यूनुच सन को भी अंततः इस मामले की विचित्रता का एहसास हुआ। इस समय एक शाही रक्षक की कमी कैसे हो गई? हे मेरी प्यारी माँ, हर हाल में वैसा मत होने दो जैसा मैं सोच रहा था।
हे भगवान, हेलियन परिवार की सबसे बड़ी महिला इतनी निडर कैसे हो सकती है? यहाँ तक कि महामहिम के शाही सैनिक के रूप में प्रस्तुत होने का साहस भी। बेली जिया जुए के कड़े हाथ थोड़े ढीले हो गए और इसके साथ ही उसके पीछे का पेड़ बिना किसी कारण के हिल गया, जैसे कि एक भयंकर हवा ने उसे अधीरता से मारा हो। उसके बाल रात के समान काले थे और झाड़ झंखाड़ में घूम रहे सांपों की भांति लहरा रहे थे। फीनिक्स के आकार की वह जोड़ी जो वर्षों से उदासीनता के पीछे छिपी हुई थी, अचानक एक भयंकर रोशनी से चमक उठी। स्विश स्विश क्रैश। जैसे ही उसने अपना सिर झुकाया, पेड़ से पत्तियां गिरने लगी, मानो वो कुछ सोच रहा हो। थोड़ी देर के बाद उसी तरह की हड्डी को भेदने वाली ठंडी आवाज फिर से सुनाई दी। अभी हेलियन जियो एयर के पक्ष में कितनी नौकर लड़कियां थी, कितनी नौकर लड़कियां। ठिजड़ा सूर्य खाली हो गया। इस तरह की चीज पर आमतौर पर किसी का ध्यान नहीं जाता, है ना? महामहिम को रिपोर्ट कर रहा हूं। वहां दो थे। छाया को कुछ देर तक याद आया, फिर अंततः उसने एक संख्या के साथ दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया। उन सभी को गिरफ्तार करो। बेली जिया जुए ने शाही रक्षकों के शरीर से अपनी निगाहें हटा ली। उसकी ऊंची और सीधी पीठ देवदार के पेड़ की तरह सीधी थी, इतनी उदासीन और अलग कि लोगों को तापमान का जरा सा भी एहसास नहीं हो पाता था। सुपीरियर कंपाउंड इतना ही बड़ा था, किसी को भी पकड़ना बहुत आसान होना चाहिए था। इतना ही नहीं, थर्ड हाइनेस को दो नौकर लड़कियों की भी तलाश थी। हेलियन जियो एयर के अलावा, जो कुछ हद तक आश्चर्यचकित था, बाकी लोग जो कुछ हो रहा था उसके बारे में अंधेरे में थे। अभी मूल रूप से सुपीरियर कंपाउंड में सभी लोग जाग चुके थे। कुलीन परिवारों की कुछ लड़कियां थीं, जिन्होंने बेली जिया जू को देखने के लिए अंतिम समय में एक लबादा भी ओढ़ लिया था और अपनी नौकरानियों से उनके लिए छाता मंगवाया था। वे किनारे खड़े होकर प्रतीक्षा कर रहे थे। हेलियन जियो एयर ने अपनी उन दो नौकर लड़कियों की ओर देखा। उसकी निगाहें चिंतन से भर गईं। इस समय थर्ड प्रिंस को अचानक अपनी नौकर लड़कियों को देखने की इच्छा क्यों होगी? क्या ऐसा हो सकता है? हेलियन जियो एयर ने विचार किया और अपना सिर घुमाया। वह बस अपना हाथ बढ़ाकर उन दो नौकर लड़कियों के बाल पकड़ने ही वाली थी और उनकी शक्ल सूरत को अच्छे से देखने ही वाली थी। दूसरी बहन। बहुत बुरा यह दृश्य हेलियन मेई द्वारा बाधित किया गया, जो अभी अभी आया था। वह लापरवाही और बिना सोचे समझे आ गई। उसकी आवाज में दूसरे व्यक्ति के दुर्भाग्य पर खुशी का स्वाद था। उस फूहड़ ने फिर से कुछ बेवकूफी की और तीसरे राजकुमार को उसे पकड़ने के लिए इतनी परेशानी से गुजरना पड़ा। हेलियन जियो एयर ने आसपास के शाही रक्षकों को अपनी ओर देखते हुए देखा। वह चाहती थी कि वह हेलियन मेई के होंठों की जोड़ी ले सके और उन्हें सिल सके। वह हेलियन मेई से और कुछ नहीं कहना चाहती थी, ताकि उसकी खुद की कीमत कम होने से बच सके। उसे पहले इसका एहसास कैसे नहीं हुआ? उसकी यह बहन बहुत मूर्ख थी। घटनास्थल पर बहुत सारे लोग थे और उसने अभी भी बेशर्मी से हेलियन वेई वेई को फूहड़ कहा। क्या उसे डर था कि दूसरे लोगों को पता नहीं चलेगा कि वह संस्कृत है? शेष सुपीरियर कंपाउंड की ये संभ्रांत युवतियां उन लोगों से सबसे अधिक घृणा करती थी जो जोर जोर से शोर मचाते थे, और हेलियन मेई बिल्कुल वैसी ही थी। जब वे पहले अकादमी में प्रवेश करते थे, तो वह सभी को बताती थी कि उसकी यह छोटी बहन अभी भी युवा और भोली थी। लेकिन पहले से ही इतनी सारी चीजों का अनुभव करने के बाद उनके जैसी बहनों को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वह थी अपना खुद का रिलेशनशिप नेटवर्क शुरू करना और स्थापित करना। फिर भी हेलियन मेई अभी भी उनकी स्थिति के बारे में बहुत अनभिज्ञ थी। वह बिल्कुल लाइलाज थी। उसे बाद में पिता को ढूंढना होगा और अच्छी चर्चा करनी होगी। वे इसे केवल हेलियन मेई को व्हाइट अकादमी से दूर भेजकर सुलझा लेंगे और उसे यहां अपनी प्रदर्शनी लगाने से रोक देंगे। हेलियन मेई भी ऐसी व्यक्ति नहीं थी जो कुछ भी नहीं समझती थी। यह देखकर कि हेलियन जियो एयर ने अभी भी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, उसने स्पष्ट रूप से उसकी ओर देखते हुए एक लंबा चेहरा खींच लिया। हालांकि हेलियन मेई ने भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं की, जबकि उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वह उसके मुंह के किनारे पर स्थिर हो गई। ठीक वैसे ही, यह उसके लिए पहले से ही शर्मनाक रूप से कठिन था। दूर से बड़ी संख्या में पदचाप आ रहे थे। हेलियन जियो एयर ने बेली जिया जुए के निर्देश का सामना करते हुए और उसकी ओर देखते हुए शर्मीली मुस्कान बनाए रखी। बेली जिया जू ने इन दोनों बहनों पर एक नजर भी नहीं डाली, क्योंकि उसने अपनी नजर दोनों नौकर लड़कियों पर डाली। उसकी दृष्टि अप्रभावित और उदासीन थी। शांति के भीतर उत्पीड़न की भावना थी जिसे झेलना मुश्किल था। उन दो नौकरानियों ने एक के बाद एक अपना सिर नीचे कर लिया और वास्तव में इन लड़कियों के बीच एक थी जो असामान्य रूप से बुरी तरह कांप रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसने कोई शर्मनाक काम किया हो। यहां तक उसकी उंगलियां भी कांप रही थी। बेली जिया जुए ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ ली।
उसके हाथ के झटके से उसके सिर पर पहना हुआ फूलों का आभूषण जमीन पर गिर गया। उस व्यक्ति की शक्ल को फिर से देखने पर यह स्पष्ट रूप से वे नहीं था, और इससे भी अधिक स्पष्ट रूप से यह वह व्यक्ति नहीं था जो हमेशा हेलियन जियोएर के पक्ष में था। आप कौन है? हेलियन जियोएर ने इस अपरिचित लड़की की ओर इशारा किया, जिसने अप्रत्याशित रूप से उनमें से किसी के रूप में खुद को पेश किया था। उस युवा लड़की ने हकलाते हुए अपना सिर खटखटाया। आपका महामहिम, कृपया मुझे छोड़ दें। वहां एक व्यक्ति था जिसने मुझे पैसे दिए थे और मुझे अपने साथ कपड़े बदलने के लिए कहा था, इसलिए मैं बस आगे बढ़ गया और उन्हें बदल लिया। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। बेली जियाजुए ने लड़की की बात उदासीनता से सुनी। उसकी आंखों में हल्की सी रोशनी चमकी। आपने पहले कौन से कपड़े पहने थे? हरे कपड़े की एक पोशाक। युवा लड़की उस आदमी से चंदन की गंध महसूस करने में सक्षम थी जो लगभग पहुंच के भीतर था, और उसके दिमाग से सारे विचार निकल गए। बेली जियाजू ने इस समय बिल्कुल भी शोर नहीं मचाया। इसके विपरीत उसके मुंह के कोनों से धीरे धीरे हल्की सी मुस्कान निकल गई। उम्मीदों के विपरीत उसने वास्तव में किसी को रिश्वत दी। पैसा, क्या यह है वास्तव में एक उपयोगी चीज है? महामहिम, कैसा रहेगा यदि अधीनस्थ अभी हरे रंग की पोशाक पहने हुए लड़की की तलाश करें? छाया ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके बाद तुरंत अपनी गति भी बढ़ा दी। बेली जियाजू ने अपने पतले होठों को मोड़ा और धीरे धीरे अपने शरीर को सीधा किया और अपने कपड़ों पर मौजूद धूल की पतली परत को हटा दिया। यह आवश्यक नहीं है। जिस तरह से वह काम करती थी, उसके अनुसार वह कोई सुराग नहीं छोड़ती थी। यदि कोई पीछे छूट जाता है, तो इसका मतलब है कि उसने जानबूझकर इसे छोड़ा है। उसका वर्तमान स्वरूप शायद हरे कपड़े से बनी पोशाक को छोड़कर लगभग किसी भी रंग के कपड़े पहन रहा है। नौकर लड़कों के बीच खड़े वेई का मन चुपचाप फक को कोस रहा था। इस तीसरे राजकुमार के साथ संघर्ष करना वास्तव में इतना कठिन था कि इससे उसके दांत खट्टे हो रहे थे। प्रिय, क्या इतना होशियार होना सचमुच अच्छी बात थी? सावधान कि तुम पत्नी नहीं ढूंढ पाओगे, ठीक है प्रिय? यह सही है। इससे पहले वेई पहले ही अलग हो चुका था और एक छोटे नौकर लड़के में बदल गया था। कपड़ों का एक ही सेट वह 1 घंटे से अधिक समय तक नहीं पहनेंगी। यह संभवतः खेल को खत्म कर देगा। हालांकि इस समय सबसे बड़ी समस्या यह थी कि यह आखिरी बार था जब वह छद्मवेश में होगी। व्यक्ति जितना अधिक चक्कर में पड़ता, वह उतनी ही छोटी गलतियां या विसंगतियां उजागर करती। उस समय भी उसे तीसरे राजकुमार के बुरे चंगुल में फंसना होगा। वह नहीं चलेगा। वह अब इस तरह जारी नहीं रह सकती। उसे यथाशीघ्र अकादमी छोड़ देनी चाहिए। हालांकि जाने के लिए जमीन पर चलना निश्चित रूप से काम नहीं करेगा। मूलतः वह इतना बड़ा हंगामा नहीं करने वाली थी, लेकिन थर्ड प्रिंस ने इतने करीब से पीछा किया, जाने देने को तैयार नहीं थी। वह केवल अपना अंतिम झटका दे सकी। युआन मिंग, वेई ने अपनी आवाज धीमी कर ली। उसका स्वर समतल था। लिटिल व्हाइट को और अधिक आत्मिक जानवरों को लाने के लिए कहें। क्या तीसरा राजकुमार यह नहीं दिखाना चाहता कि उसके पास और भी लोग हैं? तो आइए हम उसे देखने के लिए तुलना करें। युआन मिंग कभी भी इतना उत्साहित नहीं था जितना वह आज था। एक राक्षस के रूप में जिसकी गतिविधियां उसके अनुबंधित स्वामी पर निर्भर थी, उसके अनुबंधित स्वामी में जितनी अधिक आक्रामकता की भावना प्रसारित होती थी, उसका खून उतना ही अधिक उबलता था। हालांकि, लड़की, मैंने तुम्हें बहुत कम ही इतना क्रोधित होते देखा है। वेई ने हंसते हुए हे कहा। आप तनाव में नहीं हैं। यदि आप तनाव में नहीं हैं, तो बस थर्ड प्रिंस के खिलाफ जाने का प्रयास करें और देखें। वह आपको मिनट दर मिनट मौत के घाट उतार देगा। युआन मिंग ने इस बात को स्वीकार किया। इतने सारे दौरों के बाद उसका मस्तिष्क मांगों को पूरा करने के लिए पहले से ही अपर्याप्त था। फिर भी वह आदमी अभी भी पहले जैसा था। एक ऐसा चेहरा जो उन्हें पूरी तरह से उसकी पकड़ में था। उसके हाथों में शक्ति होने का आभास होता था। उसने बहुत समय से इस प्रकार का व्यक्ति नहीं देखा था। इसके अलावा बहुत समय पहले का वह व्यक्ति। हालांकि उस व्यक्ति का यहाँ उपस्थित होना असंभव है। इस वक्त उन्हें होश नहीं आना चाहिए था। युआन मिंग ने अपने विचारों पर लगाम लगाई। उसकी आकृति चमक उठी और रात की असीम मंद रोशनी में आसानी से छिप गई। अपनी वर्तमान पहचान के अनुरूप वेई ने भी एक कदम उठाया। उसकी उंगलियों ने छाते को खोलने के लिए उसके हैंडल को दबाया और एक युवा स्वामी की ओर से छाते को पकड़ लिया। वह यह स्वीकार किए बिना नहीं रह सकी कि वह बहुत भाग्यशाली थी। यदि बारिश नहीं हो रही होती तो उसे छतरी जैसी आश्रय के लिए एक वस्तु दे दी जाती, तो बेली जियाजू के लिए उसे ढूंढना बहुत आसान हो जाता।
लेकिन वह बैली जिया जुए के शब्दों की अगली श्रृंखला की आशा नहीं कर सकी, जो अप्रत्याशित रूप से थी, अपने हाथों में सभी छतरियों को पूरी तरह से छोड़ दो। क्या? वेई वेई का दिल स्तब्ध होने के कारण सुस्त हो गया था और उसे अपने शरीर की हालिया गतिविधियों को बनाए रखते हुए खुद को शांत करने के लिए हर संभव प्रयास करना पड़ा। इसके तुरंत बाद उसने स्पष्ट रूप से हिजड़े सुन को घबराते हुए चिल्लाते हुए सुना। मत करो, महाराज, यह बारिश बहुत बड़ी है, अगर छाते ऊपर नहीं रहे तो आपका स्वास्थ्य। वेई वेई स्तब्ध थी। उसे पकड़ने में सक्षम होने के लिए आश्चर्यजनक रूप से वह अपनी छतरियां भी ऊपर नहीं करना चाहता था। ऐसा लगता है कि इस बार तीसरा राजकुमार वास्तव में खेल खत्म करना चाहता था। यहाँ तक सभी शाही रक्षकों को भी ठंड महसूस हुई। उनके लिए यह ठीक नहीं होगा कि वे अपनी छाते न खोलें। वाह! वेई वेई ने अपने दांत पीस लिए। बस तब तक प्रतीक्षा करे जब तक वह इस विपत्ति से बच न जाए और आयुध सम्मेलन से वापस न आ जाए। उसे निश्चित रूप से तीसरे राजकुमार के साथ स्पष्टीकरण का अवसर मिलना चाहिए। यह दुनिया में क्या था और उसके और तीसरे राजकुमार के बीच कितनी बड़ी दुश्मनी थी कि उसके लिए इतनी पीड़ा सहना उचित था।